एपिसोड 41 साइको चमगादड़ और रहे हो तुम जैसे गंदी चीजों को छुआ है तो साफ तो होना पड़ेगा। अब आगे। बेबी बिल्कुल ठीक है। एक औरत जिनकी उम्र करीब 40 साल की है वह अपने सामने बैठे प्राची को देख कहते हैं, थैंक यू आंटी। प्राची मुस्कुरा कर बोली, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है प्राची, पर तुम एक डॉक्टर हो और तुमसे अच्छा ये कौन ही जाने कि प्रेगनेंसी के टाइम इंटीमेट होने से क्या हो सकता है। बेबी की डेथ भी हो सकते हैं, तुम ये गलती कैसे कर सकते हो। अभी बच्चे ठीक है पर कुछ और भी हो सकती थी। उस औरत ने प्राची को देख कहा, मुझे पता है आंटी मेरी गलती है पर मैं अब से ध्यान रखूंगी। प्राची ने हल्का मुस्कुरा कर कहा, तुम सारी गलती बस अपने ऊपर मत डालो, मुझे पता है तुम्हारी गलती नहीं है, गलती तो तुम्हारी हस्बैंड की है। कैसा आदमी है, 1 साल भी खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, कम से कम अपने बच्चों के लिए तो। मुझे लेट हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मैं चलती हूँ, बाद में मिलेंगे, बाय आंटी। इतना कहकर प्राची केबिन से बाहर निकल जाती है। प्राची को ऐसे जाते देख उसे औरत को कुछ भी समझ नहीं आता, वह बस जाते हुए प्राची को देखते रहते हैं। अंडरस्को सिटी हॉस्पिटल। प्राची अपने केबिन में बैठी थी और उसने अब तक कई बार सौरभ को कॉल कर चुकी थी पर सौरभ उसकी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। प्राची सौरभ को कॉल कर ही रही थी तभी उसके केबिन के डोर नॉक होता है। अंदर आ जाओ मानसी। प्राची की बात सुनते ही मानसी अंदर आ जाती है। मानसी को देख प्राची पूछती है, क्या हुआ, सौरभ हॉस्पिटल आया क्या, या फिर उसका कोई खबर। नहीं मैम सर, आज हॉस्पिटल नहीं आए और उन्होंने पहले से यह बताया भी नहीं कि आज वह छुट्टी ले रहे हैं, शायद कोई इमरजेंसी होगा, पर आप इतनी टेंशन में क्यों लग रहे हैं। मानसी ने प्राची को ध्यान से देख कहा, कुछ नहीं मानसी ठीक है, वह सौरभ मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहा ना, तो इसीलिए मैंने बस तुमसे पूछा, अब तुम जा सकते हो, और हाँ सौरभ आए तो उसे मुझसे मिलने को कह देना। प्राची ने मुस्कुरा कर कहा। प्राची की बात सुनकर मानसी अपनी सिर हाँ में हिलाकर मुड़कर जाने लगती है, पर फिर वह रुक के पीछे पलट प्राची को देख, मैम क्या मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ। प्राची मानसी को देख मुस्कुरा कर, जरूर कर सकते हो, इसमें पूछने वाली क्या बात है। मैंने कभी तुम्हें रोका है क्या मुझसे सवाल करने से। सोशल मीडिया पर जो दिख रहे हैं आपके और सर के बारे में वह बहसब सच है, मतलब आप दोनों रिलेशन में हैं। मानसी ने अपनी सिर झुकाकर पूछा। मानसी तुम इतने दिनों से मुझे और डॉक्टर सौरभ को जानते हो, तुम्हें ये लगती है कि हम रिलेशन में हैं। हम बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। मानसी की बात सुनकर प्राची बोली। प्राची की बात सुनकर मानसी खुश हो जाती है क्योंकि मानसी दिल ही दिल में सौरभ को पसंद भी करती है, फिर वह चुपचाप वहां से चली जाती है। मानसी बोस जो हॉस्पिटल में साफ सफाई की काम करती थी। मानसी दिखने में काफी प्यारी थी, उम्र 20 साल, हाइट 5 फीट। उसके पापा जो शराबी थे, जो कोई भी काम नहीं करते थे। उसके छोटे भाई की पढ़ाई कराने के लिए मानसी ने अपने पढ़ाई को छोड़कर काम करना शुरू कर दिया। उसके माँ भी लोगों के घर पर खाना बनाने की काम करती है, पर वह दोनों ही जितने भी पैसे लाते हैं वह पैसे आधे से ज्यादा मानसी के पापा ले लेते हैं शराब पीने के लिए। अंडरस्को टीना इस वक्त ऑफिस में बैठी थी, उसे ये जॉब मिल गई थी इसलिए वह काफी ज्यादा खुश थी और वह अपने डेस्क पर बैठकर अपने काम कर रही थी। मिस गुप्ता क्या आप अभी फ्री हैं। टीना जो कम कर रही थी उसके कान में एक लड़के की आवाज पड़ती है। यस सर मैं अभी फ्री हूँ, आप बताइए क्या काम करना है। टीना ऊपर देख मुस्कुरा कर बोली, एक्चुअली हमारे बॉस ने कहा है कि जब भी तुम फ्री हो जाओ तो उनसे मिल लेना, उनको कुछ काम है तुमसे, बस का केबिन 80 फ्लोर पर है, उसे लड़के ने कहा। उस लड़के ने यह बात ज्यादा जोर से तो नहीं पर इतनी जोर से जरूर कहा था जिस वजह से वहां पर बैठे सारे एम्प्लॉय ने उसकी बात सुनी थी और वह सभी टीना को हैरानी से देख रहे थे, जिसे देख टीना को काफी अजीब लगती है, पर टीना सबको इग्नोर करके उठकर वहां से लिफ्ट की ओर चली जाती है। वही टीना को जाते देख वह लड़का अपने फोन निकाल किसी को मैसेज कर देता है और एक नज़र सभी को देखता है तो सभी जल्दी से अपने अपने काम करने लगते हैं, जिसे देख वह लड़का भी वहां से चला जाता है। उस लड़के के जाने के बाद वहां पर सभी फूसूर करने लगते हैं। एक लड़की कहती है, क्या बात है, ये लड़की आए 1 दिन भी नहीं हुए और बॉस ने इसे अपने केबिन में बुलाया, मुझे तो चक्कर आ रहे हैं इसे सुनकर। सब कुछ ब्यूटी का कमाल है, देखा नहीं कितनी खूबसूरत है ये लड़की, शायद इसने बॉस को पटाया होगा। सच्ची कहते हैं लोग, ये दुनिया बस खूबसूरती और पैसों पर मरते हैं। एक और लड़की कहती है। ऐसे ही सभी टीना के बारे में बातें कर रहे थे। लड़के जो टीना की खूबसूरती पर मरता था वह टीना की खूबसूरती के बारे में बातें कर रहा था और लड़कियां जो टीना की खूबसूरती से जलता था वह टीना के बारे में भला बुरा कह रही थी। अंडरस्को टीना अपने बॉस के केबिन के बाहर खड़ी थी, उसके दिल काफी जोर से धड़क रही थी। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था बॉस ने उसे क्यों बुलाया, और दूसरी बात वह इतने बड़े कंपनी के मालिक से मिलने वाली थी जिस वजह से वह एक्साइटेड होने के साथ साथ घबरा भी रही थी। टीना एक गहरी सांस छोड़ती है और केबिन के डोर को नॉक करती है। टीना के नॉक करते ही डोर अपने आप खुल जाता है, जिसे देख टीना अंदर चली जाती है।
टीना अंदर जाती है तो सामने बैठे शख्स को देख उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती है और वह चिल्लाती है, तुम मतलब तुम इस कंपनी का सीईओ हो। टीना के चिल्लाने से सामने बैठे सिद्धार्थ, जो इस वक्त लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था, वह अपने नज़रों को ऊपर करके टीना को देखता है और उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ जाता है। टीना जल्दी से मुड़कर केबिन से बाहर जाने की कोशिश करती है, पर वह बाहर जा पाती उससे पहले डोर अपने आप बंद हो जाती है। टीना बहुत कोशिश करती है पर डोर नहीं खुलती। बहुत कोशिश करने के बाद जब डोर नहीं खुलता तो टीना हार कर पलट के पीछे देखती है तो सिद्धार्थ चेयर पर बैठकर उसे ही एक ट्रक देख रहा था। तुम यहाँ आए अपने मर्जी से हो पर जाओगे मेरे मर्जी से, इतना कहकर सिद्धार्थ चेयर से उठ खड़ा होता है और टीना की ओर अपने कदम बढ़ाने लगता है। मुझे अगर पता होता ये कंपनी तुम्हारा है तो मैं यहाँ पर कभी इंटरव्यू ही नहीं देती। मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अभी रेजिग्नेशन लेटर देकर इस कंपनी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। टीना ने सामने से आते हुए सिद्धार्थ को देख कहा, अभी मैंने क्या कहा शायद तुमने सुना नहीं। तुम यहाँ आए अपने मर्जी से हो पर जाओगे मेरे मर्जी से, और तुम मुझे भागना चाहते हो। तुमने तो कहा था मेरे बर्बादी का कारण तुम बनोगे, तुम मुझे तोड़ोगे, और अगर तुम मुझसे ऐसे भागते रहे तो तुम मुझे बर्बाद कैसे करोगे। सिद्धार्थ ने बिल्कुल टीना के पास आकर कहा। सिद्धार्थ के इतने पास आने से टीना की दिल की धड़कन तेज हो जाती है और टीना 2 कदम पीछे जाकर सिद्धार्थ को देख, मैं अपने जीजू के बड़े भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। रीजन यह है, मुझे पता है 7 साल पहले तुमने कुछ किया था जिस वजह से तुमको सिंघानिया फैमिली से धक्के मार कर निकाल दिया। शायद तुमने कुछ बड़ा ही किया होगा, शायद तुमने किसी को। टीना के और कुछ कहने से पहले सिद्धार्थ टीना के पास आकर टीना के गर्दन को पकड़ उसे ऊपर की ओर उठा देता है, जिससे टीन हवा में 2 फीट ऊपर उठ जाती है और छटपटाते हुए अपने गले को सिद्धार्थ से छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। मैंने कुछ नहीं किया और तुम मुझे कुछ करो या ना करो, पर तुम्हारी बर्बादी का कारण मैं बन चुका हूँ। तुम बस देखते जाओ मैं तुम्हारी लाइफ को हेल कैसे बनाता हूँ। तुम बहुत खुश मिजाज की लड़की हो ना, हमेशा खुश रहती हो। तुम्हारी लाइफ से यह खुशियाँ ही मैं छीन लूंगा, आई प्रॉमिस यू। इतना कहकर सिद्धार्थ टीना के गर्दन को छोड़ देता है, जिससे टीना धड़ाम से फर्श पर गिर जाती है और अपने गले को पकड़ खांसने लगती है और जोर जोर से सांस लेने लगती है। सिद्धार्थ जाकर चेयर पर फिर से बैठ जाता है और एक बटन प्रेस करता है, जिससे केबिन का डोर अपने आप खुल जाता है। डोर खुलते ही टीना डोर की तरफ देखती है और फिर अपनी आंखों से आंसू पहुंचकर सिद्धार्थ को देख, तुम एक नंबर के साइको हो। अब तो मुझे पूरा भरोसा है कि जरूर तुमने 7 साल पहले किसी का मर्डर किया होगा, जिससे सिंघानिया फैमिली में तुमको उस फैमिली से निकाल दिया, साइको चमगादड़। टीना की बात सुनकर सिद्धार्थ गुस्से में उसे घूरते हुए चेयर से उठने लगता है, जिसे देख टीना जल्दी से उठकर केबिन से बाहर भाग जाती है और सिद्धार्थ वहीं पर अपने गुस्से को पीते हुए रह जाता। ये लड़की हमेशा मुझे इतना गुस्सा क्यों दिलाती है। इस लड़की के आसपास रहने से मैं अपने गुस्से पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाता, मेरा कंट्रोल मेरे ऊपर से खो क्यों जाता है। इतना कहते हुए सिद्धार्थ अपने फ़ोन लेकर किसी को कॉल करता है और कुछ कहकर कॉल कट करके चेयर पर बैठकर अपने सर को पीछे लेकर आंखें बंद कर लेता है। _ टीना भागते भागते लिफ्ट में आकर ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस कर देती है। ग्राउंड फ्लोर में आकर टीना उस कंपनी से बाहर जाने लगती है, तभी उसके सामने कुछ बॉडीगार्ड आ जाते हैं। उन बॉडीगार्ड को देख टीना अपनी आंखें छोटी करके, हटो मेरे रास्ते से। टीना की बात सुनकर बॉडीगार्ड कुछ भी नहीं कहा, तभी उनके बीच में से वही लड़का सामने आता है और टीना को देख, मैम अभी भी ऑफिस आवर खत्म नहीं हुए हैं, आप अभी कहीं नहीं जा सकते, प्लीज़ आप ऑफिस के अंदर जाए और अपना काम कीजिए। मुझे इस ऑफिस में काम ही नहीं करना, जाने दो मुझे कल तक मैं अपनी रेजिग्नेशन लेटर। प्लीज़ मैम आप अगर अंदर नहीं जाएंगे तो हमें मजबूरन आपको अपने बॉस के पास ले जाना होगा, बॉस का ऑर्डर है, उस लड़के ने टीना के बातों को बीच में काट कर कहा। इस बार उस लड़के की बात सुनकर टीना अपने गले पर हाथ रख देती है। उसके गले में अभी भी दर्द थी और सिद्धार्थ की उंगलियां भी छप चुकी थी। टीना कुछ देर उन सभी को घूरती है और फिर जल्दी से ऑफिस के अंदर चली जाती है। _ आज पूरे दिन सौरभ हॉस्पिटल नहीं आया था और न ही प्राची के कॉल रिसीव किया था, जिससे प्राची काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। शाम होते ही प्राची घर वापस आ जाती है और चुपचाप जाके अपने रूम में बैठ जाती है। धीरे धीरे रात होने लगती है। प्राची डिनर अपने रूम में ही कर लेती है और तनिष्क के आने से पहले दवाई खाकर सो जाती है। _ रात का वक्त, स्काईलाइट बार ये शहर के सबसे मशहूर बार में से एक है, जिनमें बस अमीर लोग ही आते हैं और इस बार में बहुत सारे गैरकानूनी काम भी होते हैं जो इस बार के ओनर खुद करते हैं, पर इस बारे में किसी को भी नहीं पता। शौर्य, नितिन और रिद्धब यहाँ आया हुआ था। शौर्य और रिद्धब चारों और लड़कियों को देख रहे थे और साथ में अपना ड्रिंक पी रहे थे। वहीं नितिन जो बस अपने ड्रिंक पर ध्यान दे रहा था, उसे देख लग रहा था उसे कोई भी लड़की में कोई इंटरेस्ट ही ना हो। यार नितिन, कभी कभी तो मुझे लगता है कि तू गए है, नहीं तो तू आज तक एक लड़की से भी अट्रैक्ट क्यों नहीं हुआ। रिद्धब ने नितिन को देख कहा।
यू आर राइट ब्रो, मुझे भी सेम डाउट है और मुझे तो इसके साथ सोने से भी डर लगता है, कहीं ऐसा ना हो कि रात को यह मुझसे अपना प्यास बुझाने लगे। शौर्य ने इतना कहा ही था कि नितिन उन दोनों को देख, तुम दोनों को क्या लगता है मैं तुम दोनों की तरह हूँ? तुम दोनों की तरह हजारों लड़कियां नहीं, मुझे बस एक ही लड़की चाहिए। ऐसे हजारों जगह अपना मुंह नहीं फिरता मैं, इसे मुंह मारना नहीं कहता, इसे एंजॉय करना कहता है। एक ही तो लाइफ है, अगर इस लाइफ को एंजॉय नहीं करेंगे तो कब एंजॉय करेंगे? शादी के बाद, वैसे भी शादी के बाद लाइफ की सारी कंट्रोल बीवी के पास चला जाता है, तो जब तक सिंगल हूँ तब तक तो एंजॉय कर लूँ। नितिन को देख रिद्धब ने कहा, यार नितिन तू बोरिंग है तो क्या हम भी तेरे जैसे बोरिंग हो जाए? यार हम तुझे भी यही कहते हैं, एंजॉय कर अपनी लाइफ को, नहीं तो जब शादी होगा तब तू अफसोस करेगा कि मैंने पहले क्यों अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं किया, शौर्य ने कहा। शौर्य की बात सुनकर नितिन बस उन दोनों को इग्नोर कर देता है, क्योंकि उसे पता था उसकी कोई भी बात उन दोनों के भेजे में नहीं घुसेगा। वह सब बातें कर ही रहे थे, तभी सामने स्टेज पर कुछ लड़की आती है। उन सभी लड़कियों ने कपड़े के नाम पर बस एक शर्ट, पैंट और रेड ब्रा पहनी थी, जिससे उनकी बॉडी की सब कुछ शो हो रही थी। तभी वहां पर एक मीठी आवाज गूंजती है और सभी की नज़र स्टेज पर चली जाती है। महफिल में मेरे आपका वेलकम है हजरत, भूल के गले और बम रिलैक्स कीजिए, आज शम्मा हूँ नई नई जलूंगी सारी रात। इतना कहने के बाद उन लड़कियों के बीच में से एक और लड़की बाहर आती है, जिसके चेहरा गोल्डन कपड़े से ढके हुए थे। उस लड़की ने गोल्डन कलर की लॉन्ग स्कर्ट जो चारों तरफ में से कटे हुए थे, जिस वजह से उसके वाइट लेग साफ दिख रहा था, और उसने गोल्डन कलर की ही ब्लाउज पहनी हुई थी जो डीप नेक और स्लीवलेस थी, जिससे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा शो हो रही थी। और सभी लड़के उस लड़की को लालसाई नजर से देख रही थी। वह लड़की सभी लड़कों के पास आकर उनके साथ डांस करने लगती है, पर जब भी वह लड़के उस लड़की को छूते उससे पहले वह लड़की उनसे छूटकर स्टेज पर चली जाती है। ओ मेरे श्यामे अवध से आए हैं, मेरी सुबह बनारस लाई है, रातें मुंबई से चुराई है, रातें मुंबई से चुराई है, लालीला हो रही है बालीपा लुचिए, जवानी जिंद माए ये। वह लड़की डांस करते करते नितिन के पास आती है, पर नितिन उस लड़की को इग्नोर कर दूसरी साइड चला जाता है। नितिन को ऐसा करते थे उसे लड़की हैरानी से नितिन को दिखती है, तभी साइड से एक लड़का उस लड़की को खींच लेता है। लड़की उस लड़के के साथ डांस करते हुए स्टेज पर चली जाती है। शौर्य और रिद्धब भी जाकर उस लड़की के साथ डांस करता है। डांस करते करते रिद्धब का नजर एक लड़की पर पड़ता है और रिद्धब स्टेज से उतर के उस लड़की के पास चला जाता है। कुछ देर बात करने के बाद रिद्धब लड़की को लेकर बार के प्राइवेट एरिया की ओर चला जाता है। शौर्य जो उस लड़की के साथ डांस कर रहा था, अचानक उसकी नज़र प्राइवेट एरिया के ओर जाता है, जहां से वह किसी को जाते हुए दिखता है, जिसे देख कुछ सोचते हुए शौर्य उधर चला जाता है। अब वहां पर सिर्फ नितिन खड़ा था। नितिन जब शौर्य और रिद्धब को वहां पर नहीं देखता तो वह अपना सिर न में हिला देता है। वह लड़की स्टेज में अभी भी डांस कर ही रही थी, तभी एक अमीर आदमी जिनका उम्र करीब 50 साल होगा, वह स्टेज पर जाकर उस लड़की की हाथ पकड़ खींचने लगता है। वह लड़की धीरे से उस आदमी से अपनी हाथ चुराने की कोशिश करती है, पर वह आदमी उसे लड़की का हाथ तो नहीं छोड़ रहा था, उल्टा उसे आदमी का दूसरा हाथ उस लड़की की कमर पर चला गया था और वह आदमी उस लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। वहां पर बैठे सभी यह सब देख रहे थे, पर कोई कुछ भी नहीं कह रहे थे। उस आदमी को ऐसा करते देख नितिन के हाथों की मुट्ठी बन जाता है, क्योंकि यह साफ देखा जा रहा था वह लड़की अनकंफर्टेबल हो रही है, छूटने की कोशिश कर रही है, पर वह आदमी नहीं छोड़ रहा। उस आदमी के बदतमीजी बढ़ता ही जा रहा था, जिसे देख वह लड़की अपने हाथ छुड़ाकर उस आदमी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है, जिसकी गूंज उस पूरे बार में सुनाई देती है और म्यूजिक भी बंद हो जाती है। सभी हैरानी से उस आदमी और उस लड़की को देख रही थी। वह आदमी जो शहर के काफी ज्यादा नामचीन लोगों में से एक था। नितिन भी वहीं पर रुक जाता है और उन दोनों को देखने लगता है। उसे लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे, वह वहां से मुड़कर जाने लगती है, तभी वह आदमी उस लड़की का हाथ पकड़ उसके पीठ पर मोड़ उसे खुद से चिपक लेता और अपने दूसरे हाथ को आगे करके उस लड़की के चेहरे से कपड़ा हटा देता है, जिससे उस लड़की का चेहरा सबको दिखने लगता है। वह लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत थी। उस लड़की के चेहरे को देखने के बाद वहां पर सारे मर्दों की आंखें चमक उठता है। वही वह आदमी भी उसे लड़की को पाल्टा के जब देखता है तो उसके चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आ जाता है। जिस गाल पर उस लड़की ने उसे मारा था, वह आदमी उस गाल पर हाथ रखकर सहलाते हैं। तूने मुझे मारा है ना, अब चल तेरी सारी अकड़ निकालता हूँ। बार में डांस करता है, कैसी लड़की जानते हैं, मैं तुम्हें अपना मिस्ट्रेस बनाकर रखूंगा। इतना कहकर वह आदमी उस लड़की का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। वह लड़की लगातार उस आदमी के हाथ से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर वह नाकाम थी। वह आदमी उसे लड़की को स्टेज से उतार के प्राइवेट एरिया की ओर ले ही जा रहा था, तभी कोई उस आदमी का हाथ पकड़ लेता है और पलटा कर उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का जार देता है। ऐसे अचानक मुक्का पड़ने से वह आदमी खुद को संभाल नहीं पाता और उस लड़की का हाथ छोड़कर फ्लो पर गिर जाता है और अपना सिर पकड़ खुद को संभाल जब सामने देखा है तो उसके सामने गुस्से में लाल होकर नितिन खड़ा था।
दिन को देखते ही वह आदमी डर जाता है और जल्दी से उठकर अपना हाथ जोड़कर, माफ करना, मुझे नहीं पता था ये लड़की आपकी है, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी इस लड़की के साथ ऐसा नहीं करता, मुझे माफ कर दीजिए। उस आदमी की बात सुनकर नितिन कुछ नहीं कहता, वह अपने जैकेट को उतार के उस लड़की के ऊपर डाल देता है और उस लड़की का हाथ पकड़ वहां से बाहर ले जाता है। इस बीच वह लड़की बस नितिन को ही देखे जा रही थी, उसकी आंखों में नितिन के लिए रिस्पेक्ट दिख रही थी। उस लड़की को लेकर नितिन अपने कार के पास आ जाता है और उस लड़की का हाथ छोड़कर कार से पानी का बोतल निकाल अपने हाथों में पानी डालता है। नितिन को ऐसा करते देख वह लड़की हैरानी से नितिन को देखती है तो नितिन उस लड़की को देख, ऐसे क्या देख रहे हो, तुम जैसे गंदी चीजों को छुआ है तो साफ तो होना पड़ेगा, कार का डोर ओपन करके बैठो, तुम्हें अपने घर पहुंचा देता हूँ या फिर कहीं और जाना है वहां भी पहुंचा दूंगा। नितिन की बात है उस लड़की को बहुत बुरी लगी थी, उस लड़की की नजरें झुक जाती है। इसकी कोई जरूरत नहीं है सर, आपने मेरी इज्जत बचाई यही बहुत है, और मेरी तरह एक गंदी लड़की आपके कार में बैठेगी तो आपकी कार भी गंदी हो जाएगी, और थैंक यू मुझे बचाने के लिए। इतना कहकर वह लड़की वहां से चली जाती है। नितिन कुछ देर उस लड़की को जाते हुए देखता है, फिर वह भी गुस्से में कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। अंडस्को शौर्य जो एक लड़की के पीछे भाग रहा था जिस लड़की ने वेटर के कपड़े पहने हुए थे, शौर्य अपने कदम तेज करके उस लड़की का हाथ पकड़ लेता है और अपनी तरफ पलटा कि तुम यहाँ इस बार में क्या कर रहे हो, कहाँ है सौरभ। अब आगे सिद्धार्थ टीना के साथ क्या करेगा, कौन है वह लड़की जिससे शौर्य बार में मिला। एपिसोड 42 ये खूब तुम्हारा रेप करके भाग जाएगी और 7 महीने बाद। अब आगे तुम जानकर क्या करोगे, मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, मैं जो चाहे वह करूँ, उससे तुम्हें क्या। अब छोड़ो मेरी हाथ। वह लड़की अपनी हाथ छुड़ाकर जाने लगती है। ये लड़की कोई और नहीं प्रिया थी जो वहां पर वोटर की काम करती थी। प्रिया अपनी हाथ छुड़ाकर आगे की ओर जाने लगती है तो शौर्य फिर से प्रिया के पास जाकर उसकी हाथ पकड़ उसे रोकते हुए, तुम यहाँ पर वाटर की कम क्यों कर रहे हो, ये जगह अच्छा नहीं है, प्लीज यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो, और तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, काम मैं करती हूँ तुम नहीं, और तुम मेरे लगते कौन हो, मेरी जहाँ मन होगी मैं वही काम करूंगी, चाहे जगह अच्छी हो या बुरी, तुम मेरे कोई नहीं हो। ये सब कहने वाले और दोबारा से मुझे छूने की कोशिश मत करना। इतना कहकर प्रिया फिर से अपनी हाथ छुड़ा के आगे भी और चली जाती है और शौर्य गुस्से में वहीं पर खड़ा रहता है। गुस्से में शौर्य फिर से बार में आकर एक चेयर पर बैठ जाता है और जब आसपास देखता है तो उसे वहां पर नितिन या फिर ये दोनों में से कोई भी नहीं दिखता, जिसे देख शौर्य बरबराते हुए बार से निकल जाता है। शौर्य बार से बाहर आकर पार्किंग की ओर जा ही रहा था, तभी उसे बार के ऊपर बने प्राइवेट रूम में से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है और जब शौर्य ऊपर देखा है तो ऊपर बालकनी में एक लड़की शौर्य को देखते हुए उसे हेल्प मांग रही थी, और यह कोई और नहीं प्रिया खुद थी। वही प्रिया को एक आदमी खींच रहा था। शौर्य जल्दी से भागते हुए बार के अंदर जाता है और प्रिया जिधर गई थी वहीं पर जाकर लिफ्ट के अंदर एंटर हो जाता है। कुछ ही देर में शौर्य उस रूम के बाहर खड़ा था। शौर्य उस रूम के बेल को बजाता है पर कोई भी डोर नहीं खुलता, जिससे गुस्से में शौर्य उस रूम के डोर पर एक लात मार देता है। लात मारते ही डोर अपने आप खुल जाता है क्योंकि डोर तो बंद ही नहीं किया गया था। शौर्य अंदर जाता है तो सामने वह आदमी जिसने प्रिया के टॉप को फाड़ दिया था और प्रिया के ऊपर झुका हुआ था और प्रिया लगातार उससे खुद को दूर करने की कोशिश कर रही थी। शौर्य को देख उस आदमी के वह तन जाता है, वही प्रिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। शौर्य को देख वह आदमी कहता है, ये लड़का कौन है तू, और यहाँ तक कैसे आया, निकल जा यहाँ से आउट, उस आदमी ने कहा। उसे आदमी की बात सुनकर प्रिया फिर से उस आदमी से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी और शौर्य को उम्मीद भरी नजरों से देखने लगी। शौर्य एक बार उस आदमी को और एक बार प्रिया को देख उन दोनों के पास आने लगता है, जिसे देख वह आदमी प्रिया के ऊपर से उठकर शौर्य को उंगली दिखाकर, ए लड़का क्या कहा सुना नहीं तूने, चील मैन चील, तुम्हें क्या लगता है मैं इतना बड़ा डफर हूँ जो इसे बचाने आऊँगा, मैं तो बस तुम्हें ये कहने आया था कि इसे संभाल के रहना क्योंकि तुम इसके रेप करना चाहते हो, पर यह खुद तुम्हारा रेप करके भाग जाएगी, तुम किसी के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। ये लड़की दिखती जितनी सीधी है ना उतनी है नहीं, बिल्कुल टेढ़ी है, बच के रहना इससे, बाकी तुम्हारी मर्जी, तुम इस लड़की के साथ जो भी करो, मेरा बस कहने का फर्ज था जो मैंने कह दिया। इतना कहकर शौर्य मुड़ के जाने लगता है। शौर्य की बात सुनकर उस आदमी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गया था और वह फिर से प्रिया को पकड़ उसके ऊपर झुकने लगता है, जिसे देख प्रिया उस आदमी को खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए चिल्लाकर बोली, कैसे लड़के हो तुम, मैंने तुम्हें अपने मदद करने के लिए बुलाया और तुम मुझे ऐसे छोड़कर जा रहे हो, कमीना, तुम्हारे मुंह में कीड़े पड़ेगी, तुम बंदर की औलाद तुम। प्रिया के और कुछ कहने से पहले शौर्य आगे आकर उस आदमी को धक्का देकर साइड करता है, जिस वजह से वह आदमी जो ऐसे ही मोटा था वो संभाल नहीं पाता और गिर जाता है और हैरानी से शौर्य को देखने लगता है। शौर्य प्रिया को बैक पर दबाते हुए उसके ऊपर आ जाता है और प्रिया की आंखों में देख
तुम मुझे जो भी कहो कह सकते हो, मेरे मॉम डैड पर मत जाना। बंदर तुम्हें पता भी है वह कौन है? तुम उनको बंदर कह रहे हो? वह खुद भी बंदर है और उन्होंने जन्म भी एक बंदर को ही दिया है। तुमने क्या सोचा मैं उनके बारे में अच्छा अच्छा कहूंगी? हाँ, शर्म नहीं आती? एक लड़की के साथ जबरदस्ती हो रही है और तुम आकर उसे बचाने की जगह जा रहे हो। ऐसे तुम में जरा भी इंसानियत नहीं है ना? इतना कहते हुए प्रिया की आंखों में आंसू आ गए थे। क्यों बचाऊं मैं तुम्हें? जब भी तुम मुझसे मिलते हो, मुझसे झगड़ते हो, मेरा इंसल्ट करते हो, तो क्यों बचाऊं मैं तुम्हें? और अब भी तुमने एक बार भी मुझे यह नहीं कहा हेल्प मी, तुम उससे बचाओ बचाओ कहा, मुझे एक बार भी कहा शौर्य मेरे हेल्प करो? पहले तुम कहो फिर मैं सोच कर देखूंगा, नहीं तो इस मोटा सा आदमी के साथ एंजॉय करो तुम। इतना कहकर शौर्य प्रिया के ऊपर से उठ जाता है। क्या हेल्प मी कहेगा? बहुत हो गया तुम दोनों का नाटक। और ए लड़के, तू यहाँ से जाने वाला था ना, तो निकल, जल्दी निकल। इतना कहकर वह आदमी उठकर प्रिया के पास आने लगता है, जिसे देख शौर्य भी प्रिया को देख चुपचाप उसे रूम से जाने लगता है। शौर्य को जाते देखा प्रिया की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वह जल्दी से कहती है, प्लीज शौर्य हेल्प कर दो मेरी, प्लीज प्लीज प्लीज। प्रिया चिल्लाकर शौर्य से कहती है, पर शौर्य चुपचाप उसे रूम से बाहर निकल जाता है। शौर्य के जाने के बाद वह आदमी जोर जोर से हंसते हुए, क्या हुआ जाने मन? तुम्हें क्या लगा ये लड़का जो चनूसा है वह तुम्हें बचाएगा? उसने कहा कि तुम मेरा रेप कर सकते हो, तो क्यों ना मेरे जगह तुम खुद मेरा रेप करो, मैं भी इसका एक्सपीरियंस लूं कि कैसा लगता है रेप होकर। प्रिया के पास आते हुए वह आदमी कहता है। उस आदमी की ऐसी हरकत से प्रिया रोने लगती है और रोते हुए पीछे जाने लगती है। तभी अचानक उस आदमी के कान में एक जोरदार मुक्का पड़ता है, जिससे उसके कान से खून निकलने लगता है और वह साइड में गिर जाता है। ऐसा होते ही प्यारी अपनी आंखें ऊपर करके देखती है तो सामने शौर्य खड़ा था। शौर्य को देख प्रिया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वह जल्दी से शौर्य के पास जाने लगती है। टीना को अपने पास आते देख शौर्य को लगता है शायद प्रिया उसे हक करेगा, जिससे वह अपने हाथों को दोनों तरफ फैला देता है, पर प्रिया उसे हक करने की बजाय उसके जैकेट को उतार लेता है और खुद पहन लेती है। प्रिया की इस हरकत पर शौर्य की आंखें छोटी छोटी हो जाती है और वह प्रिया को घूरता है, तो प्रिया कहती है, ऐसे क्यों घूर रहे हो? मेरे कपड़े फट गए हैं, तुम तो सबसे पहले मुझे यह अपना जैकेट देना चाहिए था, पर तुमने दिया नहीं तो मैंने ही ले ली। प्रिया की बात सुनकर शौर्य कुछ कहता, उतने में वह आदमी उठ खड़ा होता है और उन दोनों की ओर बढ़ने लगता है, जिसे देख शौर्य उसके गाल पर एक जोरदार मुक्का मार देता है और वह वहीं पर निढाल होकर गिर जाता है, क्योंकि इस बार शौर्य ने काफी जोर का पांच मारा था। उस आदमी को ऐसे बेहोश देख प्रिया डर जाती है और जल्दी से उस आदमी के पास जाकर उसके सांसों को चेक करती है जो चल रही थी। फिर चेहरे को ऊपर करके शौर्य को देख अपने मन में, इसने तो एक ही मुक्के में इतने बड़े शान जैसे आदमी को बेहोश कर दिया। थैंक गॉड इसने मुझे नहीं मारा, अगर यह मुझे मारता तो बेहोश होने की ज्यादा मैं तो सीधा ऊपर ही चल पड़ती। प्रिया अपने मन में ये सब सोच ही रही थी, तभी शौर्य उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़, अब क्या इसके पास बैठा रहना है या फिर यहाँ से जाना भी है? शौर्य की बात सुनकर प्रिया कुछ नहीं कहती और चुपचाप शौर्य के साथ चल पड़ती है। अंडस्को सुबह का वक्त, सिंघानिया मेंशन। प्राची की नींद खुलती है तो उसे अपने ऊपर किसी भारी चीज का एहसास होती है। प्राची अपने सिर को नीचे करके देखती है तो उसके पैरों के ऊपर तनिष्क का पर था और उसके पेट में भी तनिष्क का हाथ था और उसका दूसरा हाथ दूसरी साइड से प्राची के चेस्ट पर था, जिसे देख प्राची का चेहरा शर्म से लाल हो जाती है। प्राची धीरे धीरे तनिष्क को खुद से अलग करती है और धीरे से बेड पर उठ बैठकर अपने पेट पर हाथ रख के मुस्कुराकर, गुड मॉर्निंग बेबी। इतना कहकर प्राची तनिष्क को देखती है जो अभी सो रहा था और काफी क्यूट लग रहा था। गुड मॉर्निंग तनिष्क जी। इतना कहकर प्राची तनिष्क के फोरहेड और लिप्स रख हल्के से किस करके वहां से वॉशरूम में चली जाती है। प्राची के जाते ही तनिष्क अपने आंखें खोलता है और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाता है। कुछ देर बाद प्राची बाहर आती है तो तनिष्क को अभी भी सोता हुआ पाती है, जिसे देख प्राची चुपचाप क्लोजेट रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद प्राची तैयार होकर रूम से बाहर आ जाती है और एक गहरी सांस छोड़कर आगे की ओर जाने लगती है। प्राची आगे की ओर जा ही रही थी तभी उसके सामने शनाया आ जाती है। शनाया को देख प्राची साइड से होकर जाने लगती है तो शनाया फिर से प्राची के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। क्या हुआ शनाया जी, आपको कुछ बात करना है? प्राची ने शनाया को देख बेमन से कहा। तुम तनिष्क को डाइवोर्स क्यों नहीं दे रहे हो? तनिष्क को डाइवोर्स देकर उसके जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ ना, तुम्हें समझ नहीं आ रही? तनिष्क मुझसे प्यार करता है, वह तुम्हारे साथ खुश नहीं है, तुम्हारी कोई दुश्मनी है क्या तनिष्क से जो तुम उसे ऐसे दुख में देखकर खुश हो रहे हो? शनाया ने दांत पीसकर प्राची को देख कहा। शनाया जी, मैंने पहले भी कहा है कि मैं तनिष्क जी को डाइवोर्स नहीं दूंगी और अभी एक ही बात कह रही हूँ, प्लीज आप एक ही बात बार बार मत बोलिए और इस टेंशन में भी मत रहिए, इससे आपके बच्चे को और आपको दोनों को प्रॉब्लम होगी। इतना कहकर प्राची साइड से जाने लगती है।
ये फेक बनने का नाटक मत करो, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे बच्चे और मुझे लेकर, तुम तो चाहते ही हो कि मेरे बच्चे मर जाए और क्यों ना चाहो तुम। प्राची पीछे पलट शनाया को देख उसे रोकते हुए, बस शनाया जी, अगर मैं ये चाहती तो अभी आप इस घर में नहीं रहते। मैं चाहती हूँ आप खुश रहे और तनिष्क जी भी, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और अभी आपके लिए यह जरूरी भी है कि आप ज्यादा चिल्लाए ना। इतना कहकर प्राची वहां से जाने लगती है। अगर तुम चाहते हो मैं और तनिष्क दोनों खुश रहे तो तुम तनिष्क के रूम को छोड़कर स्टोर रूम में क्यों नहीं रह रहे? हम दोनों को एक साथ क्यों नहीं रहने दे रहे हो? शनाया के कहने पर प्राची फिर से रुककर पीछे पलटती है और शनाया को देख, आप भी तो कल सुबह हॉल में मौजूद थे ना जब इस बात पर बात हो रहा था, और मैं अभी तैयार थी स्टोर रूम में रहने के लिए, पर तनिष्क जी ने मुझे स्टोर रूम में रहने नहीं दिया। तनिष्क ने रहने इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह बहुत अच्छा इंसान है, पर तुमने क्यों कुछ नहीं कहा? तुमने क्यों नहीं कहा कि तुम उसके साथ नहीं रहोगे, तुम स्टोर रूम में ही रहोगे? शनाया ने प्राची के पास आकर कहा। ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो तो मैं स्टोर रूम में ही रहूंगी, तुम मेरे सारे सामान स्टोर रूम में शिफ्ट करवाओ और तनिष्क से मैं बात कर लूंगी, वह मुझसे प्यार करता है, वह मेरी बात नहीं टालेगा डॉन तीवरी, शनाया ने घमंड से कहा। शनाया की बात सुनकर प्राची ने कुछ नहीं कहा, वह चुपचाप मुड़ के वहां से चली गई और शनाया भी जाते हुए प्राची को कुछ देर देख के तनिष्क के रूम की ओर चली जाती है। अंडस्को 7 महीने बाद। देखते ही देखते 7 महीने बीत चुके थे और इन 4 महीना में तनिष्क घर ही नहीं आया था, वह सिटी से बाहर गया हुआ था, जिस वजह से प्राची को तनिष्क की बहुत याद आती थी, क्योंकि पहले तो वह तनिष्क को देख पाती थी पर अब वह तनिष्क को देख भी नहीं पाती थी और न आवाज सुन पा रही थी। इन 4 महीनों में प्राची की पेट निकल आई थी, जिस वजह से प्राची ढीली ढाली कपड़े पहनने लगी थी। प्राची अभी स्टोर रूम में ही रहती थी क्योंकि शनाया के कहने के बाद तनिष्क मान गया था। वही सिद्धार्थ भी 4 महीने से सिटी से बाहर गया हुआ था, जिस वजह से टीना चैन की सांस ले रही थी। प्रिया मेडिकल ट्रेनिंग के लिए 1 साल के लिए बाहर गई थी। शौर्य भी 2 महीने के लिए बाहर गया था अपने फ्रेंड के साथ घूमने। अंडस्को दोपहर का वक्त 1:30 PM। प्राची अपने हाथ में अपने यूएसजी के रिपोर्ट लेकर डॉक्टर के केबिन में बैठी थी। वह उस रिपोर्ट को देख रही थी जिसमें उसके बेबी साफ दिख रहे थे, जिसे देखते हुए प्राची के चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी। प्राची, कितना देखोगे, मुझे भी देखने दो, मुझे देखना है सब कुछ ठीक है कि नहीं, सामने बैठे डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर की बात सुनकर प्राची होश में आती है और डॉक्टर को वह रिपोर्ट देकर, सॉरी आंटी, मैं इतनी ज्यादा, मैं समझ सकती हूँ प्राची, तुम्हें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतना कहकर वह रिपोर्ट को देखते हैं। रिपोर्ट को देखने के बाद डॉक्टर के चेहरे पर स्माइल आ जाते हैं और वह प्राची को देख, बेबी बिल्कुल ठीक है, हेल्दी है, बस तुम लास्ट 3 महीने अपनी खास ध्यान रखना, चलने फिरने की, खाने पीने की, सब कुछ की, मैंने जो जो कहा, जैसे जैसे कहा वैसे ही चलना, ओके? डॉक्टर ने प्राची को रिपोर्ट वापस देते हुए कहा। प्राची रिपोर्ट को अपने हाथ में लेकर मुस्कुराकर, आपने जैसा जैसा कहा मैं अब तक वैसे ही चलती आई हूँ और आगे भी वैसे ही चलते जाऊंगी। प्राची, जिसके चेहरे से स्माइल जा ही नहीं रही थी और उसके चेहरे पर एक अलग ही रौनक दिख रही थी, वह बोली, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इतने खुश देखकर, इस टाइम हैप्पी रहना बहुत जरूरी है, डॉक्टर ने कहा। प्राची अपनी सिर हिलाकर, मैं खुश हूँ और मैं खुश ही रहूंगी, मेरी खुशियाँ मेरे पास आ रही है तो मैं खुश क्यों नहीं रहूंगी, ठीक है आंटी, मैं बाद में आऊंगी, बाय। इतना कहकर प्राची उठकर वहां से चली जाती है। प्राची पार्किंग में अपने कार को ढूंढते हुए कार के पास जाने लगती है, तभी उसके सामने एक कार आ जाता है और कुछ लोग जबरदस्ती खींचते हुए प्राची को कार के अंदर लेकर वहां से निकल जाते हैं। उन लोगों को ऐसे खींचने से प्राची के हाथ से रिपोर्ट, उसकी बैग, फोन, सब कुछ बही गिर जाती है, पर इस पर किसी का ध्यान नहीं रहता। अंडस्को सिंघानिया मेंशन। तनिष्क के रूम, बालकनी में शनाया खड़ी थी, उसके भी पेट निकल आए थे, वह किसी से फोन पर बात कर रही थी। कुछ देर बात करके शनाया कॉल कट करती है और कहती है, अब तुम क्या करोगे प्राची? इन 7 महीनों में मैंने क्या कुछ नहीं किया तुम्हें तनिष्क से दूर करने के लिए, पर तुम तो दूर हो ही नहीं रहे हो, उल्टा तुम्हारे वजह से तनिष्क मुझे इग्नोर कर रहा है, और मुझे ये भी पता चला कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वह तनिष्क का ही है, शायद इसी वजह से तनिष्क तुम्हारे और अट्रैक्ट हो रहा है। तुम मेरे रास्ते का सबसे बड़ी कांटे हो और मैं अपने रास्ते में आए हर एक कांटे को उखाड़ कर फेंकना पसंद करती हूँ। इतना कहकर शनाया जोर जोर से हंसने लगती है। शनाया हंस ही रही थी तभी फिर से उसकी फ़ोन बजती है। शनाया स्क्रीन पर नाम देखकर कॉल रिसीव करती है तो उधर से कुछ कहता है, जिसे सुन शनाया कहती है, रिलैक्स, मैंने प्राची को किडनैप उसे मारने के लिए नहीं किया है, मुझे हमारा शर्त याद है, पर क्या तुम्हें याद है इन 7 महीनों में ना मैं कुछ कर पाया ना तुम, पर इस बार मैंने कुछ ऐसा किया है और कुछ ऐसा होने वाला है जिससे प्राची मजबूर हो जाएगी तनिष्क से नफरत करने में। अब वह तनिष्क से इतना नफरत करेगी कि वह खुद तनिष्क से दूर हो जाएगी और मेरी रास्ता भी साफ हो जाएगी, तुम्हारा भी।
शनाया की बातें सुनकर उधर से कुछ कहता है और फिर कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होते ही शनाया कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई भी प्रोमिस से, पर मैं प्राची को तड़पते हुए देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं उसे नहीं मारूंगा। वह तो तड़पेगी जल बिन मसाले की तरह, जिसे देखकर मुझे सुकून मिलेगी। इतना कहकर शनाया फिर से जोर जोर से हंसने लगती है। शनाया के दिमाग में क्या चल रहा है? वह प्राची के साथ क्या करने वाला है? एपिसोड 43 शनाया तनिष्क की शादी बात और प्राची की अबॉर्शन। अब आगे। शाम का वक्त। शनाया हाल में सबके साथ बैठी थी, पर वहां पर बस दादा और दादी ही थे जिनके चेहरे पर स्माइल थी और बाकी सब जिनके चेहरे पर इरिटेशन साफ दिख रहा था। वही शनाया जो बस अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान को लेकर दादा दादी को देख रही थी। ये बूढ़े बुढ़िया ने तो परेशान करके रखा है, तनिष्क के लिए मुझे क्या क्या नहीं करना पड़ रहा। इनके चप चप सुनकर तो मेरा दिमाग खराब हो रही है। मुझे खबर लेना है कि क्या हुआ, प्राची की क्या हाल चाल है, काम हुआ कि नहीं। ये लोग तो मुझे यहाँ से जाने ही नहीं दे रहे। शनाया अपने मन में ये सब कह रही थी, पर उसके चेहरे पर स्माइल थी। उसे देख ऐसा लग ही नहीं रही थी कि उसे वहाँ पर अच्छा नहीं लग रही। 2 महीने बाद तुम्हारी डिलीवरी का डेट है, तो तुम अब बहुत ध्यान से रहना और अब से तुम तनिष्क के रूम में नहीं, नीचे रहोगे। इस हालत में हर बार सीढ़ियों से चलना ठीक नहीं है। अगर कुछ हो जाए तो हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए अब से तुम नीचे ही रहोगे। तुम्हारे सारे सामान तनिष्क के रूम से नीचे, जो सबसे बड़े और अच्छे रूम है, वहाँ पर मेरे ले आए हैं, दादी जी ने। शनाया को देख कहा। दादी की बात सुनकर शनाया को गुस्सा तो बहुत आती है, पर वह अपने चेहरे पर फेक स्माइल लाकर, थैंक यू दादी, मैंने भी तनिष्क से कहा था पर वह ही नहीं मान रहा था। कह रहा था कि मैं उसके रूम में ही रहूं, इस वजह से वह तुमसे प्यार करता है और वह तुम्हारी साथ रहना चाहता है, इसीलिए। पर तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द तुम दोनों का शादी करा देंगे हम, दादाजी ने भी मुस्कुरा कर कहा। पर पापा जी, तनिष्क का शादी हो चुका है प्राची से, तो आप शादी हुआ है तो डाइवोर्स भी हो सकता है। तुम अभी भी उस लड़की की साथ कैसे दे सकते हो? रुक्मणी, जो अपने पेट में किसी और का पाप पाल रही है, कैसी माँ हो? उस लड़की को एक्सेप्ट कर रहे हो जिसने तुम्हारे बेटे को धोखा दिया, और उस लड़की को ठुकरा रहे हो जो लड़की तुम्हारे बेटे से सच्चा प्यार करती है, तुम्हारे बेटे के अंश को अपने पेट में लेकर इतना सब कुछ सह रही है। बस 4 महीने बचे हैं तनिष्क और प्राची की शादी के। 1 साल होते ही मैं उन दोनों की डाइवोर्स कर दूंगी और उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना शनाया के साथ तनिष्क की शादी होने में, दादी जी ने रुक्मणी जी को देख कहा। दादी जी की बात सुनकर शनाया की खुशी की कोई ठिकाना ही नहीं थी। मन ही मन वह डांस कर रही थी, पर अब के चेहरे पर यह जाहिर नहीं कर रही थी। फिर दादी को देख अच्छे बनने की एक्टिंग करते हुए, पर दादी प्राची के साथ यह गलत होगा। वह जितना भी कहे कि वह खुद अपने बच्चों को बड़ा करेगी, किसी की हेल्प नहीं चाहिए। हाँ मानती हूँ, उसने अभी तक नहीं बताया कि उसके बच्चे की डैड कौन है, पर फिर भी अगर हम ऐसे ही उसे छोड़ देंगे तो उसके बच्चे का क्या होगा? तुम बहुत साफ दिल की हो बच्ची, पर हर उसके बारे में मत सोचो जो तुम्हारे बारे में अच्छा ना सोचते हो। अब तुम जाओ अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो, दादाजी नरमी से शनाया को कहते हैं। शनाया भी उठकर मुस्कुराते हुए वहां से चली जाती है। शनाया के जाने के बाद दादा दादी भी वहां से उठकर चले जाते हैं। आलोक, तुम मम्मी पापा से कुछ कहते क्यों नहीं हो? वह ऐसे बच्चों को अलग नहीं कर सकते, रुक्मणी जी आलोक जी को देख कहते हैं। देखो रुक्मिणी, पहले से हम जानते थे तनिष्क ये शादी नहीं करना चाहता। वह शनाया से प्यार करता है और शनाया के पेट में तनिष्क का बच्चा है, और हम अपने वंशज को नाजायज का तकमा नहीं दे सकते। और अब तुम कुछ नहीं कहोगे? अब तक तुमने जो भी कहा, जो भी किया, मैंने सब कुछ में तुम्हें सपोर्ट किया, पर अब मैं मम्मी पापा को सपोर्ट करूंगा क्योंकि वह सही कर रहे हैं। प्राची को भी इस जबरदस्ती के बंधन से आज़ाद करना चाहिए। वह एक बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर डिजर्व करती है। इतना कहकर आलोक जी वहां से चले जाते हैं। रुक्मणी जी वही सोफे पर बैठ जाती है और खुद से कहती है, तुम में से कोई भी नहीं समझ रहा, तनिष्क इस लड़की के साथ कभी भी खुश नहीं रहेगा। इस लड़की के आंखों में इसकी दोगलापन दिखता है, किसी को क्यों नहीं दिख रहा? अंडरस्को। शनाया अपने रूम में आकर गोल गोल घूमने लगती है और खुद से कहती है, मेरी इतने सालों की ड्रीम पूरे होने वाली है। मेरे रास्ते के कांटे भी हट जाएंगे और मेरी तनिष्क से शादी। अपने चेहरे पर दोनों हाथों को रख मैं मर जावा। अब देखती हूँ शादी के बाद तुम कैसे मुझसे दूर रहते हो तनिष्क साहब। शनाया ये सब घूमते हुए कह ही रही थी, तभी उसकी फ़ोन बजने लगती है। तो शनाया कॉल रिसीव करती है तो उधर से एक आदमी कहता है, मैडम यहाँ पर एक लड़का आया है और वह उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, हमारे बहुत से आदमियों को पीट रहा है। उसे आदमी की बात सुनकर शनाया चौंकते हुए पूछता है, लड़का? कौन है वह लड़का? ये लड़का वही है, वह क्या नाम है? बहुत बड़ा आदमी है ये, हाँ याद आया, नंबर 1 डॉक्टर है ना, क्या नाम है? हाँ सौरभ मल्हार, वह डॉक्टर सौरभ मल्हार। व्हाट सौरभ? सौरभ वह क्या कर रहा है? शनाया ने गुस्से में दांत पीसकर कहा, ठीक है मैं देखती हूँ, कहकर शनाया कॉल कट कर देती है।
कॉल कट करके शनाया किसी और को कॉल करने लगती है, पर उधर से कॉल रिसीव नहीं हो रहा था। बहुत बार कॉल करने के बाद फाइनली उधर से कॉल रिसीव होता है और कॉल रिसीव होते ही शनाया चिल्लाती है, सौरभ तुम पागल हो गए हो, तुम वहां पर क्या करने गए हो? तुम मेरे प्लान पर पानी फेरना चाहते हो? तुम्हें प्राची नहीं चाहिए क्या? मुझे प्राची चाहिए और मैं प्राची के बच्चे को भी अपना नाम देने को तैयार हूँ। मैं ऐसे एक बच्चा जो अब तक आया भी नहीं उसे मार नहीं सकता। शनाया तुम अपने आदमियों को अभी के अभी जो भी हो रहा है अंदर सब कुछ रोकने को कहो। प्राची को या फिर बच्चों को कुछ भी नहीं होना चाहिए। मैं प्राची को लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा, सौरभ ने उधर से कहा। तुम्हें क्या लगता है तुम प्राची को दूर ले जाओगे और प्राची तुम्हारे साथ चली जाएगी? प्राची तनिष्क से प्यार करती है, वह तनिष्क को छोड़ कहीं नहीं जाएगी। अगर मेरी जो सोचा है वह ना हो तो, पर अगर एक बार मेरी प्लान सक्सेसफुल हो जाए तो प्राची तनिष्क से इतना नफरत करेगा कि वह तुमसे शादी तक करने को तैयार हो जाएगी। शनाया ने सौरभ को समझने के लिए कहा। मैं कुछ नहीं जानता शनाया, अभी अगर तुम अपने सभी आदमियों को प्राची को छोड़ने को ना कहे तो मैं तुम्हारी भांडा फोड़ दूंगा, सौरभ ने गुस्से में कहा। सौरभ की बात सुनकर उधर से शनाया जोर जोर से हंसने लगी, फिर अपने हंसी को कंट्रोल कर बोली, सौरभ तुम्हें क्या लगता है तुम सबको सब कुछ कहोगे और मैं चुप रहूंगी? मेरे पास तो प्रूफ भी है जहां पर मैं और तुमने कई सारे बातें किया है तनिष्क और प्राची को अलग करने के लिए, और कुछ देर पहले भी हमने जो बातें की ना उसकी रिकॉर्ड भी मेरे पास है, जिससे सबको यही लगेगा कि यह सब तुमने और मैं मिलकर किया है। और ऐसा होने से प्राची तुमसे नफरत करेगी और फिर तुम प्राची को कभी भी पा नहीं पाओगे। तो तुम्हारी भलाई इसमें ही है कि तुम चुपचाप वहां से अपने घर चले जाओ। प्राची के साथ जो होना है वह तो होकर रहेगा। शनाया की बात सुनकर सौरभ अपनी आंखों को बंद कर लेता है, उसके पकड़ फोन में कस जाती है, फिर वह कॉल को कट करके एक नज़र सबको देख मुड़ के वहां से चला जाता है। अंडस्को सुबह का वक्त, सिंघानिया मेंशन। सभी ब्रेकफास्ट कर रहे थे। सबकी ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद सभी आकर हाल में बैठते हैं। मिश्का और आलोक जी ऑफिस के लिए चले जाते हैं। रिद्धि जरा तुम देख कर आओगे, इतनी टाइम हो गई, प्राची अभी तक क्यों नहीं आई? वह तो जल्दी जल्दी उठती है पर आज इतनी लेट क्यों हुई है वह? रुक्मणी जी ने रिद्धि से कहा। ठीक है आंटी, मैं अभी उसे देख कर आती हूँ। इतना कहकर रिद्धि वहां से स्टोर रूम की ओर चली जाती है। कुछ देर बाद रिद्धि वहां पर आती है और सबको देख प्राची तो अपने कमरे में नहीं है। कहीं वह सुबह सुबह हॉस्पिटल के लिए निकल तो नहीं गई, पर उसने तो कुछ महीने की छुट्टी ली है। कहीं वह डॉक्टर के पास नहीं, वह तो कल ही डॉक्टर के पास गई थी दोपहर को, फिर आज क्यों जाएगी? तेज आवाज में, सविता सुनो जरा। एक 45 उम्र की औरत आता है तो उसे देख कल रात तुम यहीं पर थे न? प्राची कब तक घर आई थी? घर? रुक्मणी जी ने सविता जो उनके मेड थी उनसे पूछा। मैडम प्राची मैडम तो कल घर ही नहीं आई, मैं पूरी रात यही थी, सविता ने कहा। क्या प्राची घर नहीं आई? वह घर नहीं आई तो कहाँ गई इस हालत में? रुक्मणी जी ने टेंशन में कहा। उस बच्चालन लड़की की इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, गया होगा अपने बच्चे के बाप के पास, दादी ने मुंह बनाकर कहा। दादी जी आप हमेशा प्राची के बारे में ऐसे क्यों कहते हैं? अगर हम मान भी लेते हैं प्राची ने भैया को धोखा दिया तो भैया ने भी कोई प्राची को अपने सिर में बिठाकर नहीं रखा, उन्होंने भी प्राची को धोखा ही दिया है। और भैया को तो इतना भी शर्म नहीं कि वह अपने मिस्ट्रेस को अपने घर ले आए, और वह भी अपने वाइफ के सामने ही कह रहा है कि उनके मिस्ट्रेस प्रेग्नेंट है। रिद्धि ने दादी को देख कहा। रिद्धि तुम अब से उस लड़की के साथ नहीं घूमोगे, उसे लड़की के साथ रह रहकर तुमने ये सब सीखा है ना? उस लड़की ने ही तुम्हें सिखाया है ना बड़ों से जुबान लगाना? दादाजी ने रिद्धि को देख कहा। मैं क्या कोई छोटी बच्ची हूँ जो मुझे कोई और सिखाएगा? मैं देख नहीं सकती हूँ कि क्या हो रही है। और आप दोनों तो अपने आंखों पर पट्टी लगाकर घूम रहे हो। इन 7 महीनों में इस लड़की ने प्राची के साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप लोग हमेशा इस लड़की की ही साइड लेते हो, क्यों? बस इसलिए क्योंकि इसके पेट में तनिष्क भैया का बच्चा है। अगर यह बच्चा ही ना रहे तो तब क्या करोगे? तब तो आप दोनों इस लड़की को भी प्राची की तरह ही घर से निकाल दोगे। मुझे इस घर में रहना ही नहीं है, इस घर में रहूंगी ना तो किसी दिन में डिप्रेशन में चली जाऊंगी। इतना कहकर किसी की भी कोई बात सुने बिना रिद्धि वहां से अपने रूम की ओर चली जाती है। रुक्मणी जी आपने सिर को पकड़ के बैठे थे, फिर वह अपने फोन को उठाकर आलोक जी को कॉल करते हैं और उनको सब कुछ बताते हैं और फिर कॉल कट कर देते हैं। क्या हमें पुलिस पर इन्फॉर्म करना चाहिए? पुलिस हमारी मदद कर सकती है प्राची को ढूंढने में, शनाया ने सभी को देख कहा। उस लड़की को ढूंढने के लिए पुलिस की कोई जरूरत नहीं है, इससे हमारी ही नाक कटेगी। कहीं ये पता चले कि वह अपने आशिक के साथ रंग ले लिया, मना रही है वो। बस करिए मम्मी जी, कितना सुनेगे? वह तो अब आप लोगों के सामने है भी नहीं, न जाने किस हालत में होगी वह भी। वह प्रेग्नेंट है और आप तो एक अच्छी औरत है ना, तो आप एक औरत होकर एक और औरत के बारे में इतना सब कैसे कह सकते हैं? इतना कहकर रुक्मणी जी उठकर वहां से अपने रूम की ओर चले जाते हैं।
दादी जी दादाजी मॉम तो आप दोनों को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करती और यह सब प्राची के आने के बाद से ही शायद हो रही है। मुझे उसके लिए भी बहुत बुरा लगती है और आप दोनों के लिए भी। शनाया ने दादा दादी को देख कहा। शनाया की बात सुनकर दादाजी और दादी जी कुछ नहीं कहते, वह दोनों गुस्से में सोफे से उठकर अपने कमरे की ओर चले जाते हैं। उन दोनों के जाने के बाद शनाया के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है और वह खुद से कहती है, रुकमणी सिंघानिया आप मुझे पसंद नहीं करती है ना, ठीक है तो अभी मैं प्राची के साथ साथ आपको भी घर से बाहर फेंकने का इंतजाम कर दूंगी, फिर आप और प्राची साथ साथ मिलकर अपने दुखों को बांट लेना। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। वही सड़क के बीचों बीच हॉस्पिटल के कपड़े पहने एक लड़की चल रही थी। वह लड़की बिल्कुल बेसुध सी थी, उसे कोई होश नहीं था। वह कोई और नहीं प्राची थी। इस वक्त प्राची के पेट नॉर्मल थी, उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। प्राची बेसुध से चल ही रही थी, तभी अचानक उसके सामने एक कार आ जाता है, पर वह कार उससे टकराती उससे पहले वह कार उससे 1 इंच आगे रुक जाती है और उसे कार से एक हैंडसम सा लड़का निकलता है। वह लड़का जल्दी से प्राची के पास आकर प्राची को कुछ कहता उससे पहले प्राची उसे देखते हुए बेहोश हो जाती है, पर प्राची गिर पाती उससे पहले वह लड़का प्राची को अपने बाहों में पकड़ लेता है और अपने गोद में उठाकर प्राची को देखते हुए, फिंगर तुम इस हालत में कैसे। वह लड़का प्राची को अपने गोद में उठा लेता है और उसे अपने कार में बिठाकर कार लेकर वहां से निकल पड़ता है। अंडस्को अंडस्को अंडस्को। दोपहर का वक्त। प्राची को धीरे धीरे होश आती है। वह अपने सर को पकड़ उठने की कोशिश करती है, पर तभी उसे अपने पेट में काफी ज्यादापन महसूस होती है, पर फिर भी अपने पेट को पकड़ प्राची उठ बैठी है। प्राची ने अभी भी अस्पताल के कपड़े ही पहने हुए थे। जब प्राची की नज़र अपने पेट पर जाती है तो उसके आंखों से फिर से आंसू गिरने लगते हैं और उसे सुबह जो भी हुआ वह सब याद आने लगती है। फ्लैशबैक। सुबह का वक्त। प्राची को होश आती है। वह अपने सिर को पकड़ उठने की कोशिश करती है। उसे अपने हाथों में ड्रीप लगी हुई मिलती है और साथ में अपने पेट पर भी काफी ज्यादा पेन महसूस होती है, पर फिर भी किसी तरह प्राची उठाती है, बेड के पीछे टेक लगाकर बैठ जाती है। प्राची बैठी ही थी कि तभी उसकी नज़र अपने पेट पर जाती है, जिसे देख प्राची की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वह वार्ड के चारों ओर देखती है, पर उसे अपनी बेबी कहीं नहीं दिखती और वह चिल्लाने लगती है, मेरे बेबी कहाँ है? मैं यहाँ कैसे आए? कौन है यहाँ? कोई है? मेरी बेबी कहाँ है? इस वक्त प्राची की हालत किसी पागल की तरह हो गई थी। वह पागलों की तरह कर रही थी। प्राची जल्दी से अपने हाथों में लगे जीप को खोल देती है और बेड से उतार के वार्ड से बाहर जाने लगती है। तभी उसके कान में एक नर्स की आवाज पड़ती है, सब सच्ची कहते हैं तनिष्क सिंघानिया कितने ज्यादा हार्टलेस है, उन्होंने खुद से अपने ही बच्चे को मरवा दिया। बेचारी जब होश जाएगी इसे तब क्या बीतेगी। सही कहा, मुझे तो सोच के ही गूज़बम्स सा रहे हैं कि कोई बाप अपने बच्चों के साथ कैसे ऐसा कर सकता है। पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रही थी कि इस लड़की के बच्चे को तनिष्क सिंघानिया ने मारने को कहा है, पर जब तनिष्क सिंघानिया खुद आकर कहे तब जाकर विश्वास हुआ, नहीं तो डॉक्टर अबॉर्शन ही नहीं करते। हाँ, पर इस लड़की की भी गलती है, मुझे नहीं पता था डॉक्टर प्राची तनिष्क सिंघानिया का मिस्ट्रेस है, तो उसके साथ जो हुआ सही हुआ। इन सभी बातों को सुनकर प्राची अंदर तक टूट चुकी थी। उसके आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। उसे अपने दिल में बहुत ज्यादापन महसूस हो रही थी। उसने ना जाने अपने बच्चे के साथ बच्चे के लिए कितने सपने सजाए थे, सब एक ही पल में टूटकर बिखर गई थी। प्राची रोते हुए फर्श पर बैठ जाती है कि तभी फिर से उससे बाहर से एक आदमी की आवाज सुनाई देती है, क्या कर रही हो तुम दोनों यहाँ पर? तुम दोनों को कहा था ना उस लड़की का ध्यान रखने को और किसी को ना पता चले कि यह लड़की यहाँ पर है। अरे आप चिंता मत कीजिए, किसी को भी नहीं पता है ये लड़की यहाँ पर है। डॉक्टर इसका अबॉर्शन कर कर चली गई है और हम यहाँ पर खड़े होकर यही देख रहे हैं कि यह लड़की यहाँ पर है या नहीं। ठीक है, अगर काम हो गया है तो अब तुम लोगों के यहाँ रहने के कोई फायदा नहीं है, जाओ चले जाओ यहाँ से। वैसे भी हमें तनिष्क बॉस ने कहा था इस लड़की को किडनैप करके यहाँ पर लाने के लिए, जिसके लिए हमें पैसे दिए गए, तो हमारा काम हो गया। और तुम लोगों को कहा था कि इसका अबॉर्शन कर कुछ देर इसके ऊपर नज़र रखने के लिए, ये काम भी हो गया। तुम लोगों को भी तुम्हारा पैसा मिल गया, हमें भी। उस आदमी के बात खत्म होते ही सभी एक साथ हाँ कहते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन सभी की हंसी प्राची को जहर की तरह लग रहा थी। कल तक जिस बच्चे के लिए वो खुश थी, जिस बच्चे के वह सपना देख रही थी, जिससे बात करती थी, आज वही बच्चा उससे छीन लिया गया था। और वह भी उसी ने किया था जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करती है, जो उसके बच्चे की पापा थे। प्राची को अभी भी यह विश्वास नहीं हो रही थी, पर सच जितना भी करबाहो सच सच होती है। आई हेट यू तनिष्क जी, मैंने कभी नहीं सोचा आप ऐसा करेंगे। मैंने क्या बिगाड़ा था आपका? मैंने आपको कभी भी कुछ भी करने से नहीं रोका, तो आपने क्यों मेरे साथ ऐसा किया? एक ही वह चीज़ थी जिससे मैं खुश रहने लगी थी, जिसके लिए मैं खुश थी, आपने वह भी मुझसे छीन लिया। इतना कहकर प्राची जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगती है, जिससे उसके पेट पर प्रेशर पड़ रही थी, पर फिर भी प्राची रोए जा रही थी। फ्लैशबैक एंड
प्राची जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रो ही रही थी, तभी उस रूम का डोर ओपन होता है और अंदर वही हैंडसम लड़का आता है, जिसे देख प्राची अपनी रोना बंद कर देती है और सिसकते हुए उस लड़के को देखने लगती है। वह लड़का जल्दी से प्राची के पास आकर बेड पर बैठ, फेंगल तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हारी हालत इतनी खराब है तो तुम हॉस्पिटल से भागे क्यों? तुमको तो हॉस्पिटल में रहना चाहिए था और अभी तुम चुपचाप सो जाए, डॉक्टर ने तुमको रेस्ट करने को कहा है। इतना कहकर वह लड़का प्राची के कंधे को पकड़ उसे सुलाने की कोशिश करता है, जिससे प्राची उसके हाथों को अपने कंधे से हटाकर उसके गाल पर एक थाप्पड़ जड़ देती है और चिल्लाकर कहती है, तुम होते कौन हो मेरे बारे में सोचने वाले? तुम सारे मर्द एक जैसे हो जो बस लड़कियों को इस्तेमाल करना जानते हो, और जब इस्तेमाल करना हो जाता है तो किसी कुएं की तरह सड़क पर फेंक देते हो। तुम लोगों के लिए लड़कियों की फीलिंग्स की कोई मोल ही नहीं है, तुम लोग हवन से भी बुरे हो। रोते हुए बस ये सब कहते जा रही थी, पर प्राची की बातें सुनकर उसे लड़के को जरा भी गुस्सा नहीं आता। उसे पता था प्राची की हालत ठीक नहीं है, उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है। वह प्राची को रोकते हुए ठंडे दिमाग से कहता है, फेंगल कम डाउन, शांत हो जाओ। मुझे पता है शायद तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है, इसलिए तुम ऐसा कह रहे हो, पर सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। अभी तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम परेशान हो, तुम रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को भेजता हूँ, वह खा लें। इतना कहकर मुस्कुराते हुए वह लड़का उस रूम से बाहर चला जाता है। वही उस लड़के के जाने के बाद प्राची फिर से रोने लगती है। क्या शनाया अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी? क्या होगा जब प्राची को सौरभ का रियलिटी पता चलेगी? कौन है ये लड़का जो प्राची को अपने घर ले आया? एपिसोड 44 मेरे दिल में आपके लिए बस नफरत है। अब आगे। रात का वक्त। प्राची रूम के बालकनी में बैठी थी और एकटक आसमान को देख रही थी। प्राची की आंखें में एक खालीपन थी। फेंगल, क्या तुम मेरे साथ फ्रेंडशिप करना चाहोगे? देखो, अब मुझे यकीन हो गया कि तुम मेरे फैन नहीं हो और तुम मुझे जानते तक नहीं हो, पर अब मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ। क्या तुम सुपरस्टार आर्यन राठौर के साथ फ्रेंडशिप करोगे, जो तुम्हारे लिए बस एक नॉर्मल इंसान है? प्राची आर्यन को देखती है और हल्का मुस्कुराकर, तुम मुझसे क्यों फ्रेंडशिप करना चाहते हो? मैं एक बुरी लड़की हूँ, ना मैं एक अच्छी बेटी बन पाई, ना अच्छी पत्नी, ना अच्छी बहू और ना एक अच्छी माँ। मेरी जैसी लड़की के साथ तुम जैसे लड़के का फ्रेंडशिप नहीं हो सकता। इतना कहकर प्राची मुड़कर रूम में आ जाती है। वहीं आर्यन वहीं पर खड़ा प्राची को देखता है। प्राची ने मुस्कुराई तो थी, पर प्राची के उस स्माइल में कितना ज्यादा दर्द था यह आर्यन को दिख रहा था, और प्राची के बातों से साफ पता चल रहा था उसके साथ बहुत ही बड़ा कुछ हुआ है जो आर्यन जानना चाहता था, पर वह प्राची को फोर्स भी नहीं करना चाहता था। वह चाहता था प्राची खुद से उसे सब बताएं। आर्यन फिर से रूम में आकर प्राची के पास जाकर कहा, फेंगल, मुझे नहीं पता सब तुम्हें कैसी सोचते हैं, तुम खुद को कैसी सोचते हो, पर मैं तुम्हें एक क्यूट सी और अच्छी लड़की जानती हूँ, सोचती हूँ, मानती हूँ दिल से। और वैसे भी फ्रेंड दिल से बनते हैं। इंसान अगर गलत भी हो तो भी एक फ्रेंड उस सही राह दिखाता है। पर अगर तुम मुझे अपनी फ्रेंड बनाने के लायक नहीं सोचते तो ठीक है, शायद मैं ही तुम्हारे फ्रेंड बनने की काबिल नहीं। ऐसा कुछ नहीं है आर्यन, तुम एक बहुत अच्छा इंसान हो जिसने एक अनजान लड़की को सड़क से उठाकर अपने घर तक ले आया, उसे खाने को दिया, कपड़े, दवाई, उसकी देखभाल करना, सब कुछ किया। और जब मैंने कहा मैं चली जाऊं तो तुमने कहा कि कुछ दिन रुकने को, क्योंकि अभी तक मैं ठीक नहीं हूं, पर मैं तुम्हारी फ्रेंड बनने की लायक नहीं हूं। इतना कहकर प्राची रोने लगती है तो आर्यन जल्दी से प्राची की आंखों से आंसू पहुंचकर, सॉरी प्लीज मत रोना, मैंने कुछ गलत कहा तो ओके, फ्रेंड बनने की कोई जरूरत नहीं है, हम ऐसे ही ठीक है, ओके फेंगल, ठीक है, तुम अब यहीं पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए डिनर ले आता हूँ, फिर तुम्हें दवाई भी तो खाना है ना। इतना कहकर आर्यन रूम से चला जाता है। आर्यन के जाने के बाद प्राची अपनी आंखों में आंसू लिए आर्यन को जाते हुए देखती है और फिर बैग पे बैठ अपने घुटने में सर छुपा कर रोने लगती है। अंडरस्को कुछ दिन बीत चुके थे पर अभी भी किसी को प्राची की कोई खबर नहीं मिली, और इन दिनों में महेश जी और टीना तक भी प्राची के गायब होने की बात पहुंच चुकी थी, जिसे सुन वह दोनों ही बहुत ज्यादा घबराए हुए थे और प्राची को ढूंढने की हर एक कोशिश कर रहे थे, पर उनको भी प्राची की कोई भी खबर नहीं मिली। सुबह का वक्त। वही सौरभ भी काफी ज्यादा टेंशन में था, क्योंकि उसे भी नहीं पता था प्राची कहाँ चली गई। उसे लग रहा था शायद शनाया ने प्राची के साथ कुछ किया है, जिसे समझ के वह काफी ज्यादा गुस्से में था और उसने शनाया को मिलने के लिए बुलाया था। शनाया, जिसे खुद भी नहीं पता था प्राची कहाँ है, वह हॉस्पिटल में सौरभ से मिलने आती है। शनाया के केबिन के अंदर आते ही सौरभ उसके ऊपर गान तान देता है और गुस्से में कहता है, मेरी प्राची कहाँ है, तुमने क्या किया उसके साथ? सौरभ को इतने गुस्से में देख और उसके हाथ में गन देख जिसके निशाने पर वह थी, शनाया की डर के मारे पैर कांपने लगते हैं, पर फिर भी खुद को शांत कर सौरभ को देख, डॉक्टर सौरभ, पागल मत बनिए, मैं नहीं जानती हूँ प्राची कहाँ है, मैंने तो बस प्राची को किडनैप करके उसकी अबॉर्शन करा दी और फिर वह अस्पताल से बाहर चली गई, उसके बाद वह कहाँ गई मुझे नहीं पता। तुम झूठ कह रहे हो, तुमने ही मेरे प्राची के साथ कुछ किया है, बताओ प्राची कहाँ है।
सौरभ ने शनाया के करीब आते हुए कहा। डॉक्टर सौरभ, झूठ कहकर मुझे क्या मिल जाएगी? मैं खुद भी परेशान हूँ कि प्राची कहाँ है। इसलिए नहीं कि मुझे उसके लिए फिक्र है, इसलिए कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपकी मदद करूंगी प्राची को हासिल करने में। प्लीज ट्रस्ट मी। अपने पेट पर हाथ रख। मैं अपनी बेबी की कसम खाती हूँ, मैं अपने बेबी को छू के झूठ तो नहीं कहूंगी ना। इस बार शनाया की बात पर सौरभ उसे विश्वास कर लेता है और गान को नीचे करके जाकर चेयर पर बैठ जाता है और अपना सिर पकड़, 15 दिन से प्राची नहीं मिल रही, वो कहाँ है, कैसी हालत में है, कुछ भी नहीं पता। मैंने उसे कितना ढूंढने की कोशिश किया पर वह मिल ही नहीं रही है। _ सिंघानिया मेंशन। दोपहर का वक्त। आज सिंघानिया मेंशन में राधिका जी, महेश जी और टीना आए हुए थे। वहां पर मौजूद सभी के चेहरे पर टेंशन दिख रही थी, सिर्फ दादाजी और दादी जी को छोड़कर। दादाजी और दादी जी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, वह दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। मेन डोर से शनाया चलते हुए आती है तो सभी की नज़र शनाया पर चली जाती है। शनाया सभी को देख महेश जी के पास आती है और उनको अपनी हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए, नमस्ते अंकल, क्या आप लोगों को प्राची की कोई खबर मिली? शनाया को देख महेश जी को जरा भी अच्छा नहीं लगता, पर वह शनाया की हालत को देखकर उसके साथ बुरा बिहेवियर नहीं कर सकते थे। वह धीरे से शनाया से बोले, नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं मिला। चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द हमें प्राची मिल जाएगी। आई होप वह जहाँ भी हो ठीक हो और उसकी बेबी भी। शनाया ने इतना कहा ही था तभी टीना गुस्से में बोली, प्लीज ये ढोंग मत करो, हमें बहुत अच्छे से पता है दी के गायब होने से पीछे तुम्हारी ही हाथ है, तो चुपचाप बता दो मेरी दी कहाँ है, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। टीना, तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? तुम्हें पता है इन कुछ दिनों में मैं कितनी ज्यादा परेशान हूँ प्राची के और उसके बच्चे के लिए। मैं खुद भी माँ बनने वाली हूँ और मैं कभी ऐसा नहीं चाहूंगी कि एक दूसरे माँ को कुछ हो या फिर उसके बच्चे को कुछ हो। वह सभी बात कर ही रहे थे तभी दादाजी कहते हैं, बस करो अब तुम लोग, ये सब आज तनिष्क का आने वाला है और उसके सामने इस बात का जिक्र नहीं होना चाहिए। दादाजी की बात सुनकर सभी दादाजी को देखते हैं। क्या कहा आपने? तनिष्क के सामने हम इस बात का जिक्र न करें कि उसके बीवी गायब है? हम तो जिक्र करेंगे और तनिष्क से पूछेंगे भी कि हमने हमारे बच्चे की सारी जिम्मेदारी उसे दी है तो उसने वह जिम्मेदारी निभाई क्यों नहीं? क्यों किया उसने हमारे बच्ची के साथ ऐसा? मेरे फूल जैसी बच्ची को इतना चोट पहुंचाया कि न जाने वह कहाँ चली गई। महेश जी ने कहा। इतना कहते हुए महेश जी की आंखों से आंसू बह गए थे। महेश जी की बात सुनकर दादाजी कुछ कहते उससे पहले मेन डोर से किसी के आने की आहट सुनाई देती है और जब सब उधर देखते हैं तो वहां पर तनिष्क था। तनिष्क को देख सभी चुप हो जाते हैं, पर महेश जी और टीना का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। तनिष्क के एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ जाकर हाल के बीचों बीच बैठ जाता है और सभी को एक नज़र देखता है, फिर महेश जी को देख, व्हाट हैपेंड अंकल, आप रो क्यों रहे हैं? तनिष्क की बात सुनकर महेश जी कुछ कहते हैं उससे पहले में डोर से किसी और की भी आने की आहट सुनाई देती है और जब सभी डोर की तरफ देखते हैं तो वहां पर प्राची थी। सभी प्राची को हैरानी से देखते हैं, सभी के चेहरे पर प्राची को देख खुशी थी, पर प्राची को देखते ही सभी की नज़र प्राची के पेट पर जाती है जिसे देख सभी और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और फिर प्राची के चेहरे को देखते हैं जिसमें कोई भी भाव नहीं थी। प्राची की चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस थी और ऐसे प्राची को कभी भी किसी ने नहीं देखा जिसे देख सभी बहुत ज़्यादा हैरान थे। प्राची के थोड़ा अंदर आते ही टीना दौड़ते हुए प्राची के पास जाती है और प्राची को हग करके, दी आप कहाँ चले गए थे? आपको पता है हम कितने डर गए थे, आप जहाँ भी जाओगे हमें बात कर तो जाओ। प्राची टीना के सर को सहलाती है और उसे खुद से अलग करके, मैं ठीक हूँ टीनू। फिर प्राची महेश जी के पास आती है और उनके गले लगकर, आई एम सॉरी पापा, मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सहना पड़ा। इन कुछ दिनों में आपने शायद जमीन आसमान एक कर दिए होंगे मुझे ढूंढने के लिए। तुम ठीक हो, यही हमारे लिए बहुत है मेरी बच्ची, महेश जी ने प्राची के सिर को सहलाकर कहा। महेश जी की बात सुनकर प्राची महेश जी से अलग होती है और फिर सभी को देखती है। प्राची किसी से कुछ कहती उससे पहले रुक्मणी जी प्राची के पास आकर प्राची के कंधे को पकड़, प्राची तुम ठीक हो? तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? और बच्चे तुम्हारी टम्मी, मेरी बेबी मर चुकी है, उसे मार दिया गया है, प्राची ने गुस्से में दांत पीसकर कहा, पर उसके आंखों में आंसू थी। प्राची की बात सुनकर सभी शॉक में थे, पर तनिष्क जो बिल्कुल नॉर्मल था और एकटक प्राची को ही देख रहा था। रुक्मणी जी से खुद को छुड़ाकर प्राची तनिष्क के सामने आती है और तनिष्क की आंखों में देखने लगती है। तनिष्क भी अपने सर को नीचे करके प्राची की आंखों में ही देख रहा था, पर आज तनिष्क को प्राची की आंखों में अपने लिए वह प्यार नहीं दिख रहा था जो हमेशा दिखता था। इस वक्त प्राची की आंखों में उसे कोई भी इमोशन नजर ही नहीं आ रहा था। प्राची की आंखों में देखकर ऐसा लग रहा था जैसे प्राची जिंदा ही ना हो। तनिष्क को देखते हुए प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह तनिष्क के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ देती है जिसे देख वहां पर खड़े सभी की आंखें हैरानी से फैल जाती है और तनिष्क खुद भी हैरान हो जाता है।
प्राची लगातार तनिष्क के गाल पर 3-4 थप्पड़ जड़ देती है और गुस्से में कहती है, क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा, क्यों किया? मैंने आपको डाइवोर्स नहीं दिया इसलिए आपने ये किया, मैंने आपके मर्जी के बिना यह शादी की इसलिए आपने ये किया, मैं बस आपसे आपकी मर्जी के बिना शादी किया, आपको डाइवोर्स नहीं दिया, पर इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने आपको कभी भी किसी भी चीज़ करने से नहीं रोका, ना मैंने आपको अपने गर्लफ्रेंड के पास जाने से रोका, ना कुछ भी करने से रोका, तो आपने क्यों मेरे बच्चे को मुझसे दूर क्यों किया? उसने तो जन्म भी नहीं लिया था। प्राची की बातें तनिष्क को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वह गुस्से में प्राची को देखता है। तनिष्क के दोनों गालों में प्राची की 5 उंगलियां छप चुकी थी, जिससे तनिष्क का चेहरा लाल हो गया था और इस वक्त गुस्से के कारण तनिष्क काफी ज्यादा भयानक लग रहा था और तनिष्क के इस रूप को देख सभी डर रहे थे। लेकिन प्राची के आंखों में आज थोड़ा सा भी डर नहीं दिख रही थी। प्राची तनिष्क से एक कदम दूर जाकर तनिष्क की आंखों में देख, आपको क्या लगता है तनिष्क जी मैं कमज़ोर हूँ? हर बार मैं आपकी हर एक बात हर एक टॉर्चर सह लेती हूँ, तो मैं कमज़ोर हूँ? नहीं, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, बस मैं आपके आगे झुककर रहती थी इसलिए क्योंकि आप मेरे पति हैं। मैं आपसे प्यार करती हूँ, हाँ प्यार करती हूँ मैं आपसे, आज से नहीं 15 साल से, और इसीलिए मैंने यह शादी किया, कोई पैसे या प्रॉपर्टी के लिए नहीं। आपकी हर एक टॉर्चर शाह, हर एक बातें जो आप मुझे हर करने के लिए कहते थे, सब कुछ मैंने हंसते हंसते मान लिया। आपको कभी भी कुछ नहीं कहा, पर फिर भी आपने क्या किया? मुझे मेरे बच्चे को ले लिया, जिसे लेकर मैंने ना जाने कितने सपने देखे। उसे बड़ी करूंगी, खेलूंगी, स्कूल ले जाऊंगी, जिससे बात किए बिना मेरी ना सुबह होती थी ना रात, जो मेरी खुशी की वजह थी। चिल्लाकर क्यों किया आपने ऐसा? खुद को शांत कर। आप मुझसे आज़ाद होना चाहते हैं ना? ठीक है, तो मैं आज से आपको आज़ाद करती हूँ। आप नहीं चाहते ना मैं आपके और शनाया जी की लाइफ में रहूँ? मैं आप लोगों से बहुत दूर चली जाऊंगी, पर मेरी एक बात हमेशा याद रखना, किसी माँ की कोख को खाली करके कोई कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते, पर मैं यह नहीं चाहती कि आप दोनों हैप्पी ना रहे। आप दोनों हैप्पी रहिए, मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हमेशा रहेगी। फिर मुड़ के दादा दादी को देख, दादाजी दादी जी मैं आप दोनों की बहुत इज्जत करती हूँ, इसलिए मैंने अब तक कुछ नहीं कहा, मैंने आज भी नहीं कहती, पर मैं आज कहूँगी एक बात। आप दोनों ने कभी नोटिस किया है, आप दोनों के नज़र में मैं एक कैरेक्टरलेस लड़की हूँ जो अपने पति को धोखा देकर कहीं और मुंह मारती है, पर आप दोनों के लिए कभी भी तनिष्क जी कैरेक्टरलेस नहीं हुई। तनिष्क जी ने भी तो वही किया ना जो मैंने किया। तनिष्क जी का बेबी शनाया के पेट में है, वह शनाया को लेकर इस घर में रहते हैं, एक कमरे में रहते हैं, पर तनिष्क जी को कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि तनिष्क जी इस घर का बेटा है, एक लड़का है, और लड़की तो कभी कुछ करते ही नहीं है, सारी गलतियां लड़कियों की होती है ना दादाजी दादी जी? ठीक है, अब आप लोगों को कभी भी इस कैरेक्टरलेस लड़की का शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। इतना कहकर प्राची मूर्ति है और सभी को देखती है जो हैरानी से उसे ही देख रहे थे। प्राची सभी से नजरें हटाकर डोर की तरफ जाने लगती है। तभी रुक्मणी थी प्राची का हाथ पकड़ उसे रोकते हुए कुछ कहते कि तभी प्राची कहती है, चिंता मत कीजिए आंटी, जब तक 1 साल नहीं होती मैं तनिष्क जी को डाइवोर्स नहीं दूंगी, मैं अपने वादे को नहीं तोड़ूंगी। इतना कहकर प्राची अपनी हाथ छुड़ा के जाने लगती है, पर उतने में उस पूरे हॉल में एक तेज आवाज गूंजता है, वहीं रुक जाओ। इस आवाज को सुनकर प्राची रुक जाती है और पीछे पलटती है तो तनिष्क उसे गुस्से में घूरते हुए, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम यहाँ से एक कदम भी आगे नहीं जाओगे। आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? आप शनाया जी को रोकिए, उनके ऊपर अपनी यह हक जताए, मेरे ऊपर नहीं, मैं आपकी कोई नहीं हूँ ना। कहकर मुड़ के प्राची जाने लगती है। इतना कहकर प्राची मुड़कर जाने लगती है। प्राची डोर के पास पहुंच गई थी, पर वह बाहर जा पाती उससे पहले कोई पीछे से उसकी हाथ पकड़ अपने और खींचता है। जब प्राची देखी है तो वह तनिष्क था। प्राचीन तनिष्क से अपनी हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है, पर तनिष्क प्राची को जबरदस्ती अपने कंधे पर उठा लेता है और वहां से अपने रूम की ओर जाने लगता है। सभी बस हैरानी से तनिष्क और प्राची को देख रहे थे। तनिष्क जो जबरदस्ती प्राची को अपने साथ लेकर जा रहा था और प्राची तनिष्क से लगातार छूटने की कोशिश कर रही थी, वह उसके कंधे पर मार रही थी, पर तनिष्क उसे नहीं छोड़ रहा था। तनिष्क को ऐसे प्राची को ले जाते थे। शनाया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाती है और वह गुस्से में पैर पटक वहां से अपने रूम में चली जाती है। वही महेश जी ऐसे तनिष्क को प्राची को ले जाते देख उनके पीछे जाने लगते हैं, तो उनको रुक्मणी जी उनको रोक लेते हैं और कहते हैं, महेश भैया प्लीज उन दोनों पति पत्नी की बातें उनको ही सुझाने दीजिए, हमें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। बहुत हुआ आंटी, क्या पति पत्नी की बातें? अभी दी में क्या क्या कहा आपने सुना नहीं? जीजू ऐसा कैसे कर सकते हैं? मानती हूँ वह दी को पसंद नहीं करते, पर वह बच्चा वह तो उनका ही था। नहीं, वह बच्चा तनिष्क का था। तुम्हारी दी एक चरित्रहीन है, तुम्हारी दी के चरित्र का कोई ठीक नहीं है, और इतने दिनों तक तुम सब इसे टूटने के लिए अपनी जान लगा रहे थे, और वह अपने आशिक के साथ रंगरलियां मना रही थी, और वही करते टाइम उसकी बेबी चल पड़ी। दादी जी ने गुस्से में महेश जी और टीना को देख कहा,
बस माँ जी, इन कुछ दिनों में आपने मेरे प्राची के नाम पर बहुत कुछ कहा है, पर मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अभी मेरी बेटी ने जो कहा उसके बाद मैं आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगी। और एक बात अच्छे से सुन लीजिए, मैं अपने प्रांची को बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह कभी भी किसी भी हाल में किसी को धोखा नहीं दे सकती, और वह तो अपने जान से ज्यादा तनिष्क से प्यार करती है, तो वह उसे कैसे धोखा देगी। महेश जी की बात सुनकर राधिका जी कहते हैं, प्यार करते हैं इसीलिए तो अभी सबके सामने अपने पति को इतने सारे थप्पड़ मार दिए। राम राम, पति के ऊपर कोई हाथ उठाता है क्या? बचपन से मैंने इतने सारे संस्कार सिखाए, इसे बड़े होते होते सब खा गई। पता नहीं किसके बच्चा पल रही थी और अब तक किसके साथ। छी, मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। मम्मी प्लीज आप अपनी मुंह मत ही खोलिए, वरना मैं अपनी मुंह खोलने के लिए मजबूर हो जाऊंगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं यहाँ पर अपनी मुंह खोलूं? टीना ने धीरे से राधिका जी से कहा तो राधिका जी मुंह बनाकर चुप हो गए। अंडस्को तनिष्क प्राची को ले जाकर बेड पर पटक देता है और मुड़ के डोर के पास जाकर डोर को बंद करके प्राची के ओर बढ़ने लगता है। प्राची जो गुस्से में थी वह गुस्से में ही बेड से उतरती है। उसकी आंखों में इस वक्त तनिष्क के लिए जरा भी डर नहीं दिख रही थी। तनिष्क को ये प्राची बिल्कुल अलग लग रहा था। वह इस प्राची को पहचान ही नहीं पा रहा था। जो प्राची हमेशा उसके करीब रहना चाहती थी, उससे प्यार से बात करती थी, उससे डरती थी, यह प्राची बिल्कुल उससे अलग थी। तनिष्क प्राची के बिल्कुल करीब आके प्राची के कमर को पकड़ते ही वाला था, तभी प्राची 2 कदम दूर चली जाती है और अपनी उंगली दिखाकर, खबरदार जो आप मेरे करीब आए, मेरे करीब मत आना आप, नहीं तो बहुत बुरा होगा आपके साथ। मैं अभी पहले की प्राची नहीं रही, जो आप जो भी करेंगे मैं कुछ भी ना कहूँ, कुछ भी ना करूँ, चुपचाप सब कुछ सहती रहूँ। ये सब कहते हुए प्राची लगातार पीछे की ओर जा रही थी, क्योंकि तनिष्क उसके ओर ही बढ़ रहा था। तनिष्क फुर्ती से 2 कदम आगे जाकर प्राची को कमर से पकड़ लेता है और खुद से चिपक के प्राची के चेहरे के पास अपने चेहरे को ले जाकर धीरे से, तुम तो मुझसे प्यार करते हो ना? कुछ देर पहले तुमने ही कहा कि पिछले 15 सालों से तुम मुझसे प्यार करते हो, तो अभी तुम मुझसे दूर क्यों जाना चाहते हो? अब मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगा, हम एक साथ रहेंगे हमेशा के लिए। तनिष्क की बात सुनकर प्राची तनिष्क को खुद से दूर करती है और फिर से तनिष्क के गाल पर एक थप्पड़ जड़ देती है और चिल्लाकर कहती है, नहीं करती मैं अब आपसे प्यार, अभी मेरे दिल में आपके लिए बस नफरत है, आई हेट यू, और मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। तनिष्क गुस्से में प्राची के जबड़े को कस के पकड़ उसे खुद के करीब करके दांत पीसकर, तुम्हें मेरे। इतना कहते कहते तनिष्क रुक जाता है और प्राची को खुद से दूर करके दूसरी तरफ मुड़ के, ठीक है निकल जाओ इस घर से, दोबारा कभी इस तरफ मुड़कर भी मत देखना, आउट। तनिष्क का इतना कहते ही प्राची जल्दी से उस रूम से बाहर चली जाती है। प्राची के जाते ही तनिष्क अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसके हाथों की मुट्ठी बन जाता है। तनिष्क प्राची को रोकना चाहता था, पर उसने प्राची को नहीं रोका, उसने खुद को प्राची को रोकने से रोक लिया। क्या मोड़ लगी अब तनिष्क और प्राची का रिश्ता? क्या सच में तनिष्क और प्राची अलग हो गए हैं? एपिसोड 45 में ही तुम्हारी सब हूँ सब कुछ और आर्यन के प्राची को डिनर के लिए मनाना। अब आगे। अगले दिन सुबह का वक्त, सिटी हॉस्पिटल। सौरभ हॉस्पिटल में आके अपने केबिन में जाकर कुर्सी पे बैठ जाता है और अपना आंखें बंद कर लेता है। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने प्राची का चेहरा आ जाता है, जिससे उसकी आंखें खुल जाता है। कहाँ हो तुम प्राची? तुम्हें पाने के लिए मैंने शनाया जैसे लड़कियों के साथ हाथ मिलाया, और अब तो मुझे लग रहा है तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर चली गई। वापस आ जाओ प्लीज, मैं कभी भी किसी भी गलत काम में साथ नहीं दूंगा, तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, प्लीज प्राची वापस आ जाओ। इतना कहते हुए सौरभ की आंखें नम हो जाता है। सौरभ खुद से बातें कर ही रहा था, तभी केबिन का डोर नॉक होता है, तो सौरभ जल्दी से अपने आंखों के नामी को छुपाकर खुद को नॉर्मल करके कम इन। सौरभ का इतना कहते ही मनीषा अंदर आती है। मनीषा को देख सौरभ पूछता है, हाँ बताओ मनीषा, तुम्हें कोई काम है? क्योंकि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया, तो तुम यहाँ क्यों? वो सर मैडम आज हॉस्पिटल आए हैं, मनीषा ने कहा। मनीषा की बात सुनकर सौरभ, जो अभी तक मुरझाया हुआ सा लग रहा था, वह चेयर पर खड़ा हो जाता है और कहता है, मैडम मतलब प्राची। मनीषा अपनी सिर हाँ में हिलती है तो सौरभ के चेहरे पर बड़ा सा स्माइल आ जाता है। उसकी आंखों में एक अलग ही खुशी थी। इन कुछ दिनों में प्राची के गायब होने के बाद से सौरभ के चेहरे से यह स्माइल गायब था, जिसे देख मनीषा को अच्छा नहीं लग रही थी। और आज जैसे ही प्राची हॉस्पिटल में आए, मनीषा सौरभ का वेट करने लगी, और जब सौरभ हॉस्पिटल में आया तो वह जल्दी से सौरभ को एक खबर देने चली आई। सौरभ को इतना खुश देख पता नहीं क्यों मनीषा को अजीब सी बेचैनी हो रही थी, पर वह इस बात पर ध्यान नहीं देती और वह भी मुस्कुरा देती है। थैंक यू सो मच मनीषा, मुझे ये खबर देने के लिए। सौरभ ने एक्साइटमेंट में मनीषा को हक करके इतना कहकर जल्दी से केबिन से बाहर निकल जाता है। वही सौरभ के ऐसे हक करने से मनीषा अपनी जगह पर ही जम जाती है। कुछ देर बाद वह केबिन के डोर को देखती है, जो इस वक्त बंद है, और फिर सौरभ के हक को याद करके अपने चेहरे पर हाथ रख देती है। उसकी चेहरा शर्म से टमाटर की तरह हो गई थी। अंडरस्को
प्राची के केबिन में जब सौरभ पहुंचता है तो उसे वहां पर प्राची नहीं दिखता, जिसे देख वह परेशान हो जाता है और जल्दी से केबिन से बाहर निकाल एक वार्ड बॉय से, डॉक्टर प्राची आज हॉस्पिटल आए हैं ना? हाँ डॉक्टर प्राची आज हॉस्पिटल आए हैं, वार्ड बॉय ने कहा। तो वह अपने केबिन में क्यों नहीं है? कहाँ है वह? सौरभ ने जल्दी से पूछा। डॉक्टर प्राची तो अपने पेशेंट को चेक करने गई है, उनकी ड्यूटी है ना अभी, वार्ड बॉय ने कहा। वार्ड बॉय को सौरभ का बिहेवियर काफी अजीब लग रहा, पर वह सौरभ से कुछ नहीं पूछता। सौरभ जल्दी से प्राची की पेशेंट जहां है उधर भागता है। अंडस्को। प्राची अपने पेशेंट को चेक कर रही थी। वह अपने पेशेंट को चेक करते करते एक बूढ़ी औरत के पास जाती है और उनको चेक करने लगती है। वह बूढ़ी औरत काफी देर से प्राची को देख रही थी। दादी, आपने तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर लिया, ऐसे ही अगर चलती रही तो आप बहुत जल्द ही बिल्कुल फिट हो जाएंगे पहले की तरह, प्राची ने हल्का मुस्कुरा कर कहा। मैं तो ठीक हो जाऊंगी बेटा, पर तुम अपने चेहरे पर नकली मुस्कान मत लाया करो। तुम्हारे चेहरे पर नकली मुस्कान नहीं, असली मुस्कान अच्छी लगती है। और तुम्हारे आंखों में ये खालीपन क्यों है? वापस आने के बाद से तुम बहुत बदल गए हो बेटा, क्या हुआ है तुम्हारे जिंदगी में? दादी ने प्राची को देख कहा। जब जिंदगी जीने की कोई चाह नहीं होती ना, तब हर पल जीना मौत के बराबर होती है। तब शायद मेरी तरह हालत होती है, ना जी पा रही हूँ ना मर पा रही हूँ, प्राची ने दर्द भरे मुस्कान के साथ कहा। प्राची की बात सुनकर दादी कुछ कहती उससे पहले पीछे से आवाज आता है, प्राची। प्राची जब पीछे देखती है तो वहां पर सौरभ खड़ा था। प्राची को देख सौरभ भागते हुए प्राची के पास आता है और उसे कसके हक कर लेता है। वही कोई सौरभ और प्राची के इस मोमेंट को कमरे में कैप्चर कर लेता है। सौरभ के इस हरकत से प्राची चौंक जाती है और सौरभ को खुद से दूर करके सौरभ को देख, क्या हुआ सौरभ? तुम इतनी घबराए हुए क्यों हो? तुम ठीक हो प्राची? तुम कहाँ थे इतने दिनों तक? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? सौरभ ने प्राची की बात को इग्नोर कर जल्दी से पूछा। हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरे बारे में मत सोचो और ये बताओ तुम इतने परेशान क्यों हो? क्या हुआ? प्राची ने फिर से पूछा। प्राची की बात सुनकर सौरभ कहता है, मैं तो तुम्हारे लिए परेशान था, मुझे लगा तुम्हारे बेबी के डेथ के गम से तुमने खुद को कुछ कर ली है। तुम्हें कैसे पता मैं प्रेग्नेंट थी? ये बात तो किसी को भी नहीं पता, प्राची शक भरी निगाहों से सौरभ को देख पूछती है। प्राची की बात सुनकर सौरभ हड़बड़ा जाता है, पर फिर खुद को संभाल प्राची को देख, वह मैं उस दिन मिमी से मिलने गया था, तभी मैंने देखा तुम मिमी के केबिन से बाहर आ रहे हो, और फिर जब मैं मिमी से तुम्हारे बारे में पूछा तो मिमी ने मुझे सब बता दिया, और फिर मैं तुमसे मिलने भी गया था, पर मुझे वहां पर तुम दिखे ही नहीं। वहां पर बस तुम्हारे बैग, फोन और तुम्हारे रिपोर्ट पड़े थे। तब से मैं तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहा हूँ, पर मुझे तुम्हारी कोई खबर मिल ही नहीं रहा। मेरे हर जगह तुम्हें ढूंढा, पुलिस सबकी मदद लिया, पर कोई फायदा नहीं हुआ। सौरभ का बात सुनकर प्राची की आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर किसी तरह अपने आंसुओं को रोक सौरभ को देख, सब कुछ ठीक है, पर तुम्हें ये कैसे पता कि बेबी अब नहीं है? प्राची की बात सुनकर सौरभ को समझ नहीं आता वह क्या कहे। वह कुछ कहने के लिए सोच ही रहा था, तभी एक नर्स प्राची के पास आकर, मैडम आपको अभी ओटी पर जाना होगा, एक इमरजेंसी के पेशेंट आए हैं। नर्स की बात सुनकर प्राची नर्स को देख, ओके मैं चलती हूँ। सौरभ को देख, ठीक है सौरभ, बाद में मिलते हैं, बाय। प्राची वहां से चली जाती है। प्राची के जाते ही सौरभ एक राहत का सांस लेता है और वह भी वहां से अपने केबिन की ओर चला जाता है। अंडरस्को RAL इंडस्ट्री। टीना अपने डेस्क पर बैठकर चुपचाप अपनी काम कर रही थी, तभी टीना के पास एक लड़का आता है जो दिखने में हैंडसम था। उसका नाम किरण था। हेलो टीना, क्या तुम मेरा एक हेल्प कर दोगे? किरण ने टीना के पास आकर कहा। क्या हेल्प चाहिए तुम्हें? टीना ने किरण की तरफ देख मुस्कुरा कर पूछा। किरण टीना के सामने एक फाइल करके टीना के ऊपर झुक के उसे फाइल में कुछ दिखने लगता है। इस वक्त वह दोनों एक दूसरे के काफी करीब थे। टीना किरण की बात को सुनकर, मेरे पास आज ज्यादा काम नहीं है, ठीक है मैं कर दूंगी, टीना ने उस फाइल को देखते हुए कहा। वही किरण जो बड़े ही प्यार से टीना को देख रहा था। टीना की बात सुनकर वह मुस्कुराते हुए टीना का हाथ पकड़, थैंक यू सो मच टीना। अचानक ऐसे किरण के हाथ पकड़ने से टीना थोड़ी अनकंफर्टेबल हो जाती है और किरण से अपनी हाथ छुड़ा के, इट्स ओके किरण, वैसे भी हम कलीग्स हैं और तुमने भी मेरी बहुत सारी हेल्प की है, तो थैंक यू कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीना के ऐसे हाथ छुड़ाने से किरण को थोड़ा एम्बारासमेंट फील होता है और वह चारों ओर देखा है तो सब लोग उसे देखकर हंस रहे थे, जिसे देखकर उसको गुस्सा तो आता है, पर अभी वह अपने गुस्से को शो नहीं करता और चुपचाप वहां से चला जाता है। किरण के वहां से जाते ही अचानक टीना के लैंडलाइन में किसी का कॉल आता है। टीना लैंडलाइन कॉल को रिसीव करती है और उधर से कुछ कहता है जिसे टीना के आंखों में दर्द दिखाई देती है, उसे पसीने आने लगते हैं। फोन को रख के टीना एक गहरी सांस छोड़ती है। इन कुछ महीने कितनी चैन से जी रही थी मैं तो इसके बारे में भूल ही गई, यह वापस क्यों आ गया है?
इतना सोचकर टीना झलाकर चेयर से उठती है और वहां से लिफ्ट की ओर चली जाती है। _ सिटी हॉस्पिटल। सौरभ अपने केबिन में बैठा था और कुछ गहरी सोच रहा था, तभी उसके केबिन का डोर नॉक होता है तो सौरभ अपने सोच से बाहर आकर कमिंग कहता है। मनीषा कॉफी कप लेकर अंदर आती है और सौरभ को देखती है जो फिर से कुछ सोच में बैठ गया था और इस वक्त को सोचते हुए काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। मनीषा सौरभ के हैंडसम चेहरे में कहीं खोसी जाती है और उसके चेहरे को देखते हुए ही सौरभ की ओर बढ़ने लगती है, तभी अचानक से मनीषा की बैलेंस बिगड़ जाती है और उसके हाथ से गर्म कॉफी सीधा सौरभ की शर्ट पर गिर जाता है। ऐसा होते ही मनीषा घबरा जाती है और सौरभ की शर्ट को अपने हाथों से साफ करते हुए, सॉरी सर, मैंने देखा नहीं, मेरी पैर स्लिप हो गई, सॉरी सर। मनीष इतना कहते हुए सौरभ की शर्ट को अपने हाथों से साफ करने की कोशिश कर रही थी, पर सौरभ, जिसका चेहरा अभी गुस्से से लाल हो गया था, वह मनीषा का हाथ पकड़ लेता है और मनीषा को खुद से दूर झटक देता है, जिससे मनीषा 2 कदम पीछे चली जाती है और गिरने ही वाली थी, पर वह खुद को संभाल लेती है और सौरभ को देखते हैं जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। मैंने तुम्हें कहा था कॉफी लाने को। किसने कहा तुम्हें मेरे लिए कॉफी लाने के लिए? सौरभ ने गुस्से में पूछा। आप तो मनीषा सौरभ को इतने गुस्से में देख अटक अटक के इतना का ही रही थी कि तभी सौरभ चिल्लाकर कहता है, लगता है तुम्हारी मन भर गई है यहाँ पर काम करते करते। ठीक है, अब से तुम्हें यहाँ पर काम करने आने की कोई जरूरत नहीं है। सौरभ की बात सुनकर मनीषा की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह सौरभ से कुछ कहती उससे पहले सौरभ अपना हाथ दिखाकर, आउट, अभी के अभी मेरे केबिन से निकल जाओ। सौरभ की बात सुनकर मनीषा कांप उठती है और डर के मारे जल्दी से केबिन से बाहर निकल जाती है। सौरभ भी गुस्से में अपने शर्ट के बटन खोल शर्ट को उतार साइड में फेंक देता है तो गर्म कॉफी गिरने की वजह से उसके टेस्ट से लेकर एब्स तक बिल्कुल लाल हो गया था। सौरभ पीछे रखे चेयर पर बैठ जाता है और अपने सिर को पीछे करके आंखें बंद कर देता है। RA इंडस्ट्री। टीना इस वक्त सिद्धार्थ के केबिन के बाहर खड़ी थी। वह काफी देर से यहीं पर खड़ी थी, उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वह डोर को नॉक करे। टीना डोर के बाहर खड़ी सोच ही रही थी कि वह डोर नॉक करेगी या नहीं कि तभी अचानक डोर ओपन हो जाती है और कोई टीना की हाथ पकड़ उसे अंदर खींच लेता है और डोर बंद करके डोर से सटा देता। टीना, जो अब तक कुछ समझ ही नहीं पाई थी, उसने अपनी आंखें बंद करके रखी थी, तभी उसके कान में एक गुस्से से भरी आवाज पड़ती है, मैंने तुम्हें कब कॉल किया और तुम कब आ रहे हो? और अब तक केबिन के बाहर खड़े होकर क्या मेरे इनविटेशन का वेट कर रहे थे? टीना अपनी आंखें खोलता है और अपने सामने सिद्धार्थ को देखती है जिसका चेहरा गुस्से से लाल था। यह कोई तरीका होती है अंदर खींचने का? अगर मेरी हाथ टूट जाती तो? तुम्हारी हाथ क्या, मैं तो पूरी तरह से तुम्हें ही तोड़ दूंगा। मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम किसी भी लड़के से बात नहीं करोगे, तो तुम उस लड़के के इतने करीब आकर उससे क्या बातें कर रहे थे? क्या चक्कर चल रही है तुम्हारी और उसका? सिद्धार्थ टीना के जबड़े को कस के पकड़ उसके चेहरे के बिल्कुल पास अपने चेहरे को लाकर गुस्से में बोला, तुम किसके बात कर रहे हो? और तुमने कहा और मुझे वह मानना होगा, ये कहाँ पर लिखा है? मैं सबसे बात करूंगी और सबसे ज्यादा मैं लड़कों से ही बात करूंगी, उनके साथ घूमने जाऊंगी, जो चाहे वह करूंगी। तुम मुझे रोक नहीं सकते, ना तुम मेरे गार्जियन हो, ना मेरे बॉयफ्रेंड हो, ना मेरे हस्बैंड और ना मेरे। मैं ही तुम्हारी सब हूँ, सब कुछ, और मैंने जो कहा वह तुम्हें सुनना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। मैं तुम्हारी बॉस हूँ, तुम मेरे ऑफिस के बॉस हो, जिंदगी के नहीं। जो मैं अपनी लाइफ तुम्हारी मर्जी से जीऊंगी, मैं जो मन चाहे वह करूंगी, टीना ने सिद्धार्थ की आंखों में देखते हुए कहा। सिद्धार्थ को टीना की बातों पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उसने किरण और टीना को एक साथ बात करते हुए सीसीटीवी फुटेज में देख लिया था, जिसे देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। पर यह क्यों था उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा था। उसे बस टीना के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका मन कर रहा था वह अभी टीना को गोली मार दे और साथ में उसे लड़के को भी। सिद्धार्थ गुस्से में टीना को देख रहा था और टीना भी गुस्से में सिद्धार्थ को देख रही थी। तभी टीना की नज़र सिद्धार्थ की शर्ट, जिसके 4 बटन खुले थे, उसके अंदर जाती है, जहां पर सिद्धार्थ के चेस्ट पर लाल लाल कुछ दिख रहा था। टीना सिद्धार्थ के चेस्ट को ध्यान से देखती हुए अपने एक हाथ को आगे करके सिद्धार्थ की शर्ट को थोड़ा हटती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। वहां पर खून था और सिद्धार्थ के चेस्ट पर बैंडेज किया हुआ था, जिससे इस वक्त खून निकल रहा था, जिसे देख टीना की आंखें हैरानी से बड़ी बड़ी हो जाती है। ये कैसे हुआ? इतना ज्यादा चोट तुम्हें कैसे लगा? कितना खून बह रहा है? अभी ड्रेसिंग चेंज करनी पड़ेगी। इतना कहते हुए वह सिद्धार्थ की कोई भी बात सुने बिना सिद्धार्थ के हाथ को पकड़ उसे खींचते हुए साइड में रखे सोफे पर बिठा देता है और खुद फर्स्ट एड बॉक्स को लाकर सिद्धार्थ के ब्लेजर को उतारने लगता है। ऐसा करते देख सिद्धार्थ उसकी हाथ पकड़ लेता है और उसके हाथ को झटक, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, निकलो यहाँ से। मैं निकल जाऊंगी यहाँ से, पर उससे
पहले आपकी ड्रेसिंग चेंज करूंगी। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ कुछ कहता उससे पहले टीना सिद्धार्थ के होठों पर अपनी उंगली रख देती है, जिससे सिद्धार्थ एकदम से चुप हो जाता है और एकटक टीना को देखने लगता है। टीना भी सिद्धार्थ को देखती है तो उसे अपनी गलती का एहसास होती है और वह अपनी उंगली को हटा लेती है और कहती है, आप चुपचाप बैठे रहिए और दर्द की फिक्र मत कीजिए, ज़्यादा दर्द नहीं होगा। टीना सिद्धार्थ के ब्लेजर को उतार देता है और फिर शर्ट के बटन खोल शर्ट को भी उतार के साइड में रख देता है। इस वक्त सिद्धार्थ ऊपर से बिल्कुल नेकेड था। सिद्धार्थ की बॉडी को देख टीना का गला सूखने लगती है। क्या बॉडी है, अपनी सिर झटक, ये सब क्या हो रही है मुझे। इतना कहकर टीना सिद्धार्थ के ड्रेसिंग चेंज करने लगता है और इस बीच सिद्धार्थ का नज़र टीनी पर टिका हुआ था, वह पलके भी नहीं झपक रहा था। थोड़ी देर बाद ड्रेसिंग चेंज करके टीना उठ खड़ी होती है और सिद्धार्थ से अपनी नज़र हटाकर, ड्रेसिंग चेंज हो गई है, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सिद्धार्थ की कोई बात सुने बिना बल दौड़ते हुए केबिन से बाहर भाग जाती है और सिद्धार्थ टीना को ऐसे जाते देख अपनी आंखें छोटी छोटी कर लेता है। अंडस्को शाम का वक्त। प्राची हॉस्पिटल से बाहर आती है और अपने कार के पास पहुंचती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके कार से टेक लगाकर आर्यन खड़ा था। प्राची जल्दी से आर्यन के पास पहुंचती है और पूछती है, आर्यन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आज तो तुम्हारी शूटिंग था ना? हाँ शूटिंग था और वह हो गया, आर्यन ने कहा। शूटिंग हो गया तो तुम यहाँ क्यों आए हो, घर क्यों नहीं गए? प्राची ने पूछा। क्या यार मैं यहाँ पर अपनी शूटिंग खत्म होते ही तुम्हें लेने आया हूँ डिनर के लिए और तुम कहाँ? तुम मुझे ये पूछोगे कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? कुछ स्पेशल है क्या? तुम मुझे कहीं ले जाना चाहते हो? ये सब सवाल न पूछकर तुम क्या पूछ रहे हो? शूटिंग था ना आज? शूटिंग हो गया तो तुम यहाँ क्यों आए हो, घर क्यों नहीं गए? यह कोई सवाल होता है? आर्य ने मुंह बनाकर कहा। मैं तो कैजुअली पूछ रही थी। ठीक है बताओ, क्या तुम मुझे कहीं ले जाना चाहते हो? कहाँ ले जाना चाहते हो? देखो आज मैं कहीं नहीं जाने वाली, आज मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ तो मुझे रेस्ट करना है। तुम भी अपने घर जाओ, मुझे भी अपने घर जाने दो। इतना कहकर प्राची दूसरे साइड से अपने कार की ओर जाने लगती है। फेन गर्ल मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। इतना कहकर आर्यन मुँह फुला लेता है। क्यों नाराज हो तुम मुझसे? प्राची ने रुककर पीछे मुड़कर आर्यन को देख पूछा। तुम जब से मेरे घर से गए हो तब से लेकर अभी तक 24 घंटे से ज़्यादा हो गया, पर तुमने ना तो मुझे कोई कॉल किया, ना मेरे घर गए, ना मेरी कोई खबर लिया और अभी भी ऐसे मुझे इग्नोर करके जा रहे हो। आर्यन ने प्राची को देख कहा। कोई बात नहीं है, वह मैं बहुत बिजी थी इसलिए। प्राची की बात को बीच में रोक के, बिजी थी तो अपने फ्रेंड को भूल जाओगे? चलो मैं तुमसे गुस्सा हूँ, अब मुझे मनाओ। आर्यन ने फिर से मुँह फुलाकर अपने हाथों को फोल्ड करके कहा। ठीक है चलो चलते हैं डिनर में अब, हैप्पी? प्राची एक गहरी सांस छोड़कर कहा। प्राची की बात सुनकर आर्यन के चेहरे पर स्माइल आ गया और वह आगे आके प्राची के दोनों गालों को पकड़ खींचते हुए, दैट्स लाइक ए गुड गर्ल, अब चलो मेरे घर, चलो कर में बैठो। मैं तुम्हारे घर क्यों जाऊं? तुम अपने घर जाओ, मैं अपने घर जाती हूँ। तुम मुझे मैसेज कर देना कहाँ पर जाना है, मैं पहुँच जाऊंगी। प्राची ने आर्यन से खुद को छुड़ाकर कहा। नहीं, मैंने तुम्हारे लिए एक ड्रेस सेलेक्ट किया है, पहले ही मैंने ऑर्डर करके रखा था और अब तक मेरे घर तक वह ड्रेस पहुंच भी गई है, तो तुम उस ड्रेस में चलोगे मेरे साथ डिनर पर और तुम मेरे लिए भी ड्रेस सेलेक्ट कर दोगे। अब मैं कोई बात नहीं सुनूंगा, जल्दी चलो। इतना कहकर आर्यन प्राची की कोई भी बात सुने बिना प्राची को जबरदस्ती अपने साथ लेकर अपने घर की ओर चला जाता है। प्राची भी आर्यन को कुछ नहीं कहती क्योंकि जब उसकी सबसे ज्यादा किसी अपने की जरूरत थी तब उसके पास आर्यन ही था जिसने उसे संभाला, उसका साथ दिया, इसलिए प्राची आर्यन को हर्ट नहीं करना चाहती थी। वही यह सब कोई अपने कैमरे में कैद कर रहा था। अंडरस्को सिंघानिया मेंशन। तनिष्क अपने फोन में प्राची के फोटो को देख रहा था जिसमें प्राची एक व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनकर खड़ी थी, उसके दोनों साइड दो चोटी बनी हुई थी और वह दिखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही थी और उसके चेहरे की वह स्माइल उसे और ज़्यादा प्यारी बन रही थी। वह फोटो प्राची की 16-17 एज की थी। तनिष्क प्राची के उस फोटो को बहुत ही प्यार से देख रहा था, तभी अचानक उसके रूम में शनाया आ जाती है। किसी के आने की आहट सुनकर तनिष्क अपना सिर ऊपर करता है और शनाया को देख वह अपने फ़ोन को साइड में रखकर शनाया को देखने लगता है, जैसे उसे पूछ रहा हो वह यहाँ पर क्यों आया है। तनिष्क, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आज रात को हम कहीं पर डिनर पर जाए, बहुत दिन हो गए हम कहीं बाहर घूमने नहीं गए, कहीं पर डिनर नहीं किया। शनाया ने तनिष्क के पास आकर बैठ तनिष्क को बड़े ही प्यार से देखते हुए बोले। शनाया, मुझे लगता है अब हमें यह नाटक बंद कर देना चाहिए क्योंकि अभी प्राची भी इस घर से चली गई है, वह भी मुझसे नफरत करता है तो वह कभी भी इस घर में वापस नहीं आएगी, तो यह नाटक बंद कर दो हमें, और देर तक किसी को धोखा में रखना ठीक नहीं है। ये तुम्हारे नकली टम्मी की सच सबके सामने रिवील कर दो, तनिष्क ने शनाया को देख कहा। तनिष्क की बात सुनकर शनाया तनिष्क को देख कहती है,
तनिष्क पहले हमारी शादी हो जाए फिर मैं सबको सच सच बता दूंगी क्योंकि दादा दादी मुझे इसीलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि तुम्हारा बेबी मेरे पास है और अगर उन्हें पता चले कि यह बच्चे नहीं है ये सब मेरी नाटक है तो वह दोनों हमारी शादी नहीं होने देंगे प्लीज तनिष्क। शनाया ने क्यूट सा फेस बनाकर तनिष्क का हाथ पकड़ कहा। शनाया की बात सुनकर तनिष्क को अपना सिर में काफी ज्यादा पेन महसूस हो रहा था पर वह कुछ कर भी नहीं सकता था। वह अपना सिर हाँ में हिला देता है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार हो जाती हूँ, हम डिनर के लिए जाएंगे, ठीक है तुम जाओगे ना प्लीज। शनाया की बात सुनकर तनिष्क फिर से अपना सिर हाँ में हिला देता है जिसे देख शनाया के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह उसे रूम से निकल जाती है। जितनी एंजॉय करना है कर लो शनाया, तुमने मेरे प्राची को जितना दर्द दिया है ना उससे 1000 गुना ज्यादा दर्द तुम्हें मैं वापस करूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। शनाया के जाने के बाद तनिष्क डोर को देखते हुए कहता है, क्या प्राची सौरभ का सच जान पाएगी? तनिष्क शनाया के साथ आगे क्या करेगा? तनिष्क क्यों शनाया के साथ प्यार का दिखावा कर रहा है?